इसको कैसे बचाया जाए और इस एनवायरनमेंट का, और हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है भाई? हमें जरूरत थोड़ी है इन सब चीजों की। आज तक क्या क्या इफेक्ट्स आ चुके हैं ना, तेल में दिया जलाए कि भैया पानी में दिया जाए। हमने छेड़छाड़ किया है, एक जोर से लाफा लगा दिया। अब तो ठंडी भी बहुत बड़ी होने वाली है, तो इसके ऊपर हमारी मर्जी है कि भैया अब तो जाग जाओ, तुमने भी गलती की है, तुम्हारे हाथ में है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हमें ये समझ आएगा कि ये इन्वायरमेंट, ये आपके आजू बाजू की जगह, इसको कैसे बचाया जाए। क्या रिलेशन है हमारा और इस एनवायरनमेंट का? अब ये दोनों को, रिलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा क्या दरिया है, हमारा क्या जरिया है, और हमें क्यों प्रोटेक्ट करना है भाई? हम तो इंसान हैं, हमें ज़रूरत थोड़ी है इन सब चीज़ों की। क्यों बचाना है हमें एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के ऊपर आज तक क्या क्या इफेक्ट्स आ चुके हैं ना, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब तुम लोग रिसेंटली देख रहे हो कि अक्टूबर का महीना चल रहा है, लेकिन स्टिल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है मानो जैसे जून जुलाई का मौसम हो। दिवाली के टाइम पे जब हम दिए जलाया करते थे और ठंडी में प्रवेश किया करते थे, आज देख लो ऐसा मौसम हो चुका है कि भैया इतना दिक्कत है कि समझ नहीं आ रहा कि तेल में दिया जलाए कि भैया पानी में दिया जलाए। क्यों हो रहा है ये सब? हमने छेड़छाड़ किया है एनवायरनमेंट से। जब हम लोग छेड़छाड़ करते हैं ना एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट हमको एक जोर से लाफा लगाता है। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही है ना, वो एनवायरनमेंट का हमारे तरफ एक लाफा ही है। अब तो ठंडी भी बहुत बड़ी होने वाली है। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतना ज़्यादा गर्मी हुआ, इतना ज़्यादा बारिश हुआ, तो भैया ठंडी इससे भी डेंजर होने वाली है। स्पेशली नॉर्थ साइड तो हालत ख़राब होने वाली है। यहाँ भी टेम्परेचर बहुत नीचे जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे लोनावाला जाके आए हो तुम लोग। बहुत नीचे जाने वाला है टेम्परेचर। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इन्वायरमेंट और हमारे बीच में, अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में एक बैलेंस नहीं बना के रखा। हम भूल गए, हमें लगा कि ये हमारे पापा और दादाजी की ज़मीन है, तो इसके ऊपर हमारी मर्जी यार, ज़मीन के ऊपर नाचे गाए कि ज़मीन को एक्सप्लॉइट कर दे। लेकिन मेरे भाई, ये जो ज़मीन है ना, ये बाप दादा की ज़मीन नहीं है, ये हमें भाड़े पे ज़मीन मिली होती है। हमें हमारा कार्य करना है और हमें निकल जाना होता है। लेकिन हमने क्या किया, हमें लगे तो हमारा है। बस यही सब रीजंस के वजह से आज इतना हम आन पड़ी अपने पे कि लिटरली हमें 12th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर डालना पड़ा कि भैया अब तो जाग जाओ। ये चैप्टर के थ्रू तुम्हारे 3 मार्क्स तो डेफिनेटली पक्के ही है, ऐसा पढ़ा दूंगी मैं तुमको। लेकिन ये चैप्टर के थ्रू तुम एक इंसान भी बनोगे। जो तुम जानवर वाली हरकतें कर रहे थे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, लोगों को इन्वायरमेंट डिग्रेड करते हुए देख के इग्नोर करना भी बेवकूफ़ी ही होती है। चीज़ों को करेक्ट नहीं करना भी बेवकूफ़ी ही होती है। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि मैंने कचरा नहीं फेंका, लेकिन तुम्हारे बाजू में किसी ने कचरा फेंका, मतलब तुमने भी गलती की है। तुम भी इस चीज़ के अंदर हो, इसके रडार के अंदर हो। समझे मेरी बात? तो ये चैप्टर के बाद तुम्हारे अंदर एक चेंज आएगा, ये मुझे एक्सपेक्टेड है तुम लोगों से। सिर्फ पढ़ने के लिए चैप्टर नहीं पढ़ना है, समझने के लिए ये चैप्टर समझना है। एक बार का तुम हर कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो भैया फिर टेंशन ही नहीं है। सिर्फ तुम लोग हेडिंग देखोगे और आंसर लिखते जाओगे। और ये मेरा वादा नहीं, ये मेरा दावा है कि 3 मार्क्स तुम्हारे हाथ में है, बस कि एक वन शॉट देखना है। अब हर चीज़ के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, इसके पीछे भी टर्म्स है। टर्म्स क्या है? पूरा वन शॉट आपको एक साथ देखना है, और जो भी मैं इंटेक्स क्वेश्चंस पूछूं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है विद द टाइम स्टैम्प, सो दैट मैं वेरीफाई कर पाऊँ कि भैया तुमने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। एक सोच को बढ़ाने के लिए, एक एनवायरनमेंट को चेंज लाने के नाम पे हम लोग एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ इस चैप्टर को शुरू करेंगे विद गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया, बैकलॉग की टेंशन छोड़ यार। एक और चीज़ तुम लोगों को बता दूं, तो भैया MV SAT आ चुका है ऑनलाइन, और तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किया
कि मैम सर प्लीज़ आप डेट एक्सटेंड कर दो, हम लोग रजिस्टर नहीं कर पाए, हमसे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ आप लोगों के मल्टीपल मैसेजेस के बाद हमने एमवीसैट का रजिस्ट्रेशन डेट, एग्जामिनेशन विंडो जो है वो 2 नवंबर तक एक्सपांड कर दिया है। तो मेक श्योर आप ये इस बार तो पक्का एमवीसैट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो। क्या लगता है यार? यू जस्ट हैव टू गो टू डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे लिंक है, लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म सामने आ जाएगा और जैसे ही तुम्हारे फॉर्म आया तुम्हें सिर्फ फिल करना है, तुम्हारा नाम डाल दो, तुम्हारा नंबर डाल दो, ओटीपी आ जाएगा वहाँ पे और फिर उसके बाद में तुम आगे डायरेक्ट होते जाओगे, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, फिर एग्ज़ाम देना है। और ये सब कुछ फ्री है, लेकिन तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा, तुम्हें एक्साइटिंग गिफ्ट्स मिलेंगे, स्कॉलरशिप्स मिलेगा, यानी कि घर बैठे बैठे तुम अपना जो पूरा एजुकेशन है ना उसको फंड कर सकते हो। तो देरी किस बात की यार, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके भर दो फटाफट से। शुरू करते हैं फिर आज का चैप्टर जिसका मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। अब देखो, जो मेरा डाइवर्सिटी है ना वो बेसिकली वैरायटी होता है। जब मैं कहती हूँ डाइवर्स नेचर, इंडिया एक ऐसा ट्रेडिशन वाला जगह है जहाँ पे डाइवर्स ट्रेडिशन के, डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं। डाइवर्स का मतलब वैरायटी, यहाँ पे हर रिलीजन के लोग तुम्हें मिलेंगे, यहाँ पे हर टाइप के लोग तुम्हें मिलेंगे, हर ट्रेडिशन के लोग तुम्हें मिलेंगे, मल्टीलिंगुअल लोग मिलेंगे। तो इसीलिए डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है? वैरायटी होना। अभी तो मैंने सिर्फ ये इंसानों की बात की, हम अगर पूरे बायोडाइवर्सिटी की बात करें ना, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें ना, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वैरायटीज़ होते हैं। जैसे अगर मैं डॉग की बात करूं तो डॉग के अंदर भी मल्टीपल ब्रीड्स प्रेजेंट है। अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट के अंदर भी मल्टीपल ब्रीड्स प्रेजेंट है। अगर मैं इंसान की बात करूं, डेफिनेटली हमें ब्रीड्स नहीं प्रेजेंट है, लेकिन वी कैन definitely find the difference between an African बंदा, Indian बंदा and an American बंदा। Clearly morphological difference दिख के आता है भाई उनके अंदर। सही बात है कि नहीं? तो हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना, ये सिर्फ इंसान और जानवर की बात नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है। जैसे तुम वायरस कह लो, अलगे कह लो, फंगाई कह लो, प्लांट कह लो, एनिमल कह लो, बेसिकली जितने धरती के ऊपर ऑर्गेनिजम्स है ना, सब तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं, उसके अंदर ही हैं। और इनका हैबिटेट भी अलग हो सकता है। मैडम जी हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब ये होता है कि किधर वो रह रहे हैं, उनका रहने का तरीका क्या है। तो आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के भी लोग मिलेंगे, एक्वेटिक के भी मिलेंगे, आर्बोरियल के भी मिलेंगे, सारे हैबिटेट के तुमको बंदे मिलेंगे अगर तुम पूरा बायोडाइवर्सिटी कंसिडर कर रहे हो। अब जो डाइवर्सिटी होता है ना, वो साइज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब मैं छोटे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स का बात कर रही हूँ, और मैक्रोस्कोपिक मतलब मैं लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का बात कर रही हूँ। ठीक है, फिर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, किस तरीके से खाते हैं, क्या वो हेट्रोट्रॉफिक है, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है, उनका शेप क्या है, उनका कलर क्या है, क्या मैं उस बेसिस पे कुछ डिफरेंस कर सकती हूँ? ओ, सारे प्लांट्स ग्रीन कलर के, यानी कि क्लोरोफिल का प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है यानी कि मैम क्लोरोफिल प्रेजेंट होने का मतलब ये ऑटोट्रॉफ्स हो गए, क्योंकि दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। तो आई एम एबल टू डिफरेंशिएट ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर भी, जो जो फीचर्स प्रेजेंट है उन सब के ऊपर कर सकती हूँ मैं। फिर उसके बाद में रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, और सेक्सुअल वे में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सेक्सुअल वे में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कैन दे मूव, क्या वो मूव कर सकते हैं, या सबस्ट्रैटम पे अटैच है, या मोबिलिटी उनकी है ही नहीं। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन, कितना दिन रहते हैं। अगर मुझे कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं किसी इंसान पे नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसको पूरा का पूरा चेंजेस दिखाने में बहुत टाइम लग जाएगा, शायद 70-80 साल। बट अगर मैं गार्डन पी प्लांट के ऊपर करूँ तो, अगर मैं गिनी पिग के ऊपर करूँ तो, अगर मैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ तो इस तरीके से हम लोग लाइफ स्पैन को डिफ्रेंशिएट करके भी बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसी का एक पार्ट है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली सारे ऑर्गेनिजम्स को एक साथ लाने का एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि कैसे तुम सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले, अलग अलग शेप, अलग अलग कलर,
डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होने वालों को भी साथ में लेके चलते हो। ये जो पूरा धरती है ना, ये एक तरीके से फूड चेन फॉलो करता है। तो ये फूड चेन के सब कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, सेप्रोट्रॉफ्स हो, सेप्रोफाइट्स हो, डिकम्पोजर्स हो, सारी इस बायोडाइवर्सिटी इस फूड चेन का एक सब पार्ट है। तो किसी को तुम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बायोडाइवर्सिटी मेक श्योर अबाउट इट कि सब साथ में एक संगम बनाए, मिले सुर मेरा तुम्हारा की तरह रह रहा है। ठीक है, अब लेट अस डिफाइन व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देख लो, बायो जो है ना, इसका मतलब होता है भैया लिविंग, और भैया डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। यानी कि आई एम गोइंग टू सी सम वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मुझे जिंदा ऑर्गेनिजम्स में कुछ वेरिएशन दिखेंगे। तो बेसिकली अगर मैं कह रही हूँ बायोडाइवर्सिटी, मतलब इस धरती पे, इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब जो है वो वेरिएशन में प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप के प्रेजेंट है। तो ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। सो द पार्ट ऑफ द नेचर विच includes the differences in the genes among the individual of the species is called as biodiversity। यानी कि जितने living organism है, apart from their shape, size, color, presence and absence of chlorophyll pigment or not, फिर उसके बाद में उसका height, ये सारी चीज़ों के अलावा भी ये सारे organisms को अगर तुम ऊपर से देखो तो सब एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखो, अब मैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखूंगी, यानी कि मैं छोटे से बड़ा उसको पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो जो डाइवर्सिटी है ना, उसको अलग अलग लेवल पे ऑब्जर्व किया गया है, विच इज़ रेंजिंग छोटा मतलब मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके इकोसिस्टम लेवल तक, यानी कि ऊपर के लेवल तक हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है। अब 3 यू कैन से मेजर, हायरार्कल और इंटर रिलेटिव टाइप के आपके लेवल्स होते हैं। पहला हो गया आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि मैं देखूंगी कि इन दोनों के जीन्स में कुछ डिफरेंस है क्या। इफ दे आर जेनेटिकली डिफरेंट, अगर उनके जीन्स में ही वेरिएशन है, जीन्स ही डिफरेंट है, तो आई वुड से कि इन सबको मैं उस बायोडाइवर्सिटी के अंडर कंसिडर करूंगी जहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म के जीनस आर सिमिलर। अब दूसरा आपको दिख रहा होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो कि कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है, यानी कि सारे स्पीशीज एक साथ रह गए, सारे ह्यूमन लोग तुम देखते हो कैसे एक साथ रहते हैं, तो वो एक दूसरा तुम्हारा ग्रुप हो गया। तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि कैसे इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, एरियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल है, आर्बोरियल है, कैसा इकोसिस्टम है ना, वो भी यहाँ पे। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अब देखो, अगर हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी का, तो ये एक इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी है। अगर मैं इंट्रा स्पेसिफिक शब्द के बारे में बात करूं, यानी कि सेम स्पीशीज के बारे में, सेम स्पीशीज के बीच के इंटरैक्शन की ये कथा है। अब ये जो है ना, इसके अंदर जो अलग अलग टाइप के जीन्स है, जो उनका नंबर है, ये सब कुछ डिफाइंड होता है। अलग अलग स्पीशीज का नंबर, उनका क्रोमोसोम, सब कुछ डिफाइंड होता है। अब उसके अंदर वेरिएशन इंक्लूड होते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर से और उनके डाइवर्सिटी के अंदर से। ठीक है, मतलब एक एरिया में कितना पॉपुलेशन है, उनके अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी है, उन सब में का जीनस कॉमन निकाल के आई एम मेकिंग दिस ग्रुप कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब वो चांस भी इम्प्रूव करते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ का। मैम, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ क्या होता है? यानी कि अपना खानदान आगे बढ़ाना, अपना वंशज रहने देना, तो दैट इज़ नथिंग बट कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। तो जब हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी जैसा ग्रुप बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ये इम्प्रूवाइजेशन हो जाता है, उस बेसिकली कंटिन्यूएशन के लिए, स्पीशीज़ के कंटिन्यूएशन के लिए इम्प्रूवाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जैसे 1000 से ऊपर वैरायटीज़ मैंगोज़ के और 50,000 से ऊपर वैरायटीज़ राइस और वीट के इंडिया में है। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ओनली, बिकॉज आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन से जेनेटिकली सेम है और मैंने उनको ग्रुपिंग किया सो दैट आई डोंट लूज दोज पर्टिकुलर स्पीशीज़। मैं उन स्पीशीज़ को लूज़ नहीं करना चाहती, इसके वजह से।
ठीक है, अब दूसरा देखेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, तो इट इज इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, यानी कि दो स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच का वेरिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल के स्पीशीज है जो कि प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर चीज़ों में, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है ना, उसी को मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी कहूँगी। ठीक है, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ना वो अलग अलग टाइप के स्पीशीज से डील करता है, जैसे कि स्पीशीज के रिचनेस से, या फिर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है अलग अलग स्पीशीज के, यानी कि कम तो नहीं हो गया, और उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ डिफरेंस तो नहीं आ गया, प्रीवियस नंबर ऑफ स्पीशीज से अब के नंबर ऑफ स्पीशीज में कुछ डिफरेंस तो नहीं आ गया। तो जब हम लोग एक स्पीशीज डाइवर्सिटी का ग्रुप बनाते, वी आर एबल टू डू दैट, वी आर एबल टू डिफरेंशिएट इट। ठीक है, अब जो नेचुरल अनडिस्टर्ब्ड तुम्हारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादा ग्रेटर स्पीशीज प्रेजेंट होता है, क्योंकि नो वन इज़ देयर कि वो उनको डिस्टर्ब कर पाए, उनका जो इकोसिस्टम है ना उसको पल्यूट कर पाए। नो वन इज देयर, बेसिकली हम इंसान नहीं है वहाँ पे। इसके वजह से जंगल में जो पेड़ होते हैं उनका बेटर है, उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती है इसी की वजह से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इकोलॉजिकल यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में, तो ये ना रिलेटेड है अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम यानी कि हैबिटेट्स है। मैं एरियल का बात करूँ, मैं एक्वेटिक का बात करूँ, मैं टेरेस्ट्रियल का बात करूँ, तो बेसिकली मैं क्या यहाँ पे देख रही हूँ कि एक एक्वेटिक जो मेरा इकोसिस्टम है उसमें और मेरे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ये पता करने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे ना बहुत अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, जिनका जो कि खुद ही कॉम्प्लीमेंट है अलग अलग इंटरलिंक स्पीशीज से, बट कौन सी चीज़ पे, तो वही हैबिटेट के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है ना, कभी कभी एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुम्हें इकोसिस्टम देखने मिलता है, इसलिए इकोनॉमिक जो हमारे इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी है ना वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, क्योंकि बट नॉर्वे में बहुत कम है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। अब इंडिया में हमें बहुत अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने मिलते हैं। डेजर्ट तुमको देखने मिलेगा, रेन फॉरेस्ट, फिर डेसिडियस फॉरेस्ट, एश्यूरीज, वेटलैंड, ग्रासलैंड। अब नॉर्वे में तुमको इतने ज़्यादा नहीं देखने मिलेंगे डाइवर्सिटी। अब नॉर्वे बोल रहे हो तो थोड़ा सा कोल्ड टाइप का ही इन्वायरमेंट वहाँ रहता है। अब जो वेस्टर्न घाट है ना वो बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी शो करते हैं, बल्कि यहाँ पे जो रीजन हो गए जैसे लद्दाख हो गया, कच्छ का रन हो गया, वो लोग ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखा पाते क्योंकि वो लोग कोल्ड ही टेम्परेचर में रहते हैं। तो ये जो तुम अलग अलग टाइप का अलग अलग डाइवर्सिटी की चीज़ें देख रहे हो ना, दैट इज़ बिकॉज हमारा इंडियन कल्चर, हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है वो उतना रिच है ये कल्चर्स में, एंड वैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आई विल बी आस्किंग यू क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखूंगी, उसका आंसर अभी के टाइम स्टैम्प पे यू विल राइट। डिफाइन इन वन लाइन। आप पता है क्या डिफाइन करोगे? यू हैव टू डिफाइन दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन। Define the following in one line each। सारे के सारों ने डिफाइन करना है इनको एक एक लाइन में। ठीक है, तो मैं यहाँ का मिटा दूँ, है ना। चलो अब ना हम लोग अलग अलग पैटर्न्स देखते हैं, क्या क्या बायोडाइवर्सिटी में पैटर्न्स है। यानी कि मुझे पता है देयर इज वेरिएशन, यहाँ पे वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है, डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसके अंदर भी क्या क्या पैटर्न्स है, किस वे में दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, किस वे में दे आर शोइंग वेरिएशन। तो एक होता है आपका लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, इसमें मुझे वेरिएशन दिख के आ रहा है। एक होता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज उस एरिया में हाउ दे आर इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ये एक दूसरा टाइप का पैटर्न हो गया। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। तो देखो अगर मैं लैटिट्यूडनल या एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में बात करूं, तो देखो जो बायोडाइवर्सिटी हो गया, जो बेरिंग एरिड हो गया, फिर सेमी एरिड, एक्वेटिक हैबिटेट, ये लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल टाइप के ग्रेडियंट्स दिखाते हैं। ठीक है, अब लैटिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, जो स्पीशीज रिचनेस है ना
वो बेसिकली एग्जिबिट करती है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। अब इनका जो पूरा इफेक्ट है ना, उनका जो पूरा रिचनेस है ना, वो लैटिट्यूड के ही अराउंड रहता है, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज रिचनेस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, बट बहुत कम होती है लोअर लैटिट्यूड्स के ऊपर। इसी के वजह से एक डिक्लाइन, एक कमी रहती है पोल्स के तरफ। अब जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, वो थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्रास्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस रहता है या डिस्टर्बेंसेस रहता है, जैसे कि पीरियोडिक ग्लेशिएशन हो रहा है, ग्लेशियर जो है वो इधर से उधर हिल जा रहा है। अब ये चीज़ें पोल्स पे ऑब्जर्व की जाती है, इसलिए इतना टेम्परेचर डिफरेंस भी दिख के आता है। अब लेसर माइग्रेशन जो होता है ना ट्रॉपिक एरिया में, वो कम होता है, क्योंकि जीन फ्लो जो है ना जोग्राफिकल आइसोलेटेड रीजन्स का और फेवर्ड स्पीसिएशन का, फेवर्ड स्पीसिएशन का मतलब क्या होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को फेवरिज्म है। फेवरिज्म का मतलब क्या, चापलूस नहीं होता, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया में ये स्पीशीज़ कैन सर्वाइव बेटर, दैट इज़ योर फेवर्ड स्पीसिएशन, ठीक है। अब शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो स्पीशीज रिचनेस या उसकी डाइवर्सिटी जो है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे तुम इक्वेटर से पोल के तरफ आओ। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। अब ज़्यादातर मैक्सिमम होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, जैसे कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, 40,000 प्लांट्स है वहाँ, 1300 बर्ड्स है, 427 मैमल्स और 3000 स्पीशीज प्रेजेंट है वहाँ अमेजॉन के जंगल में। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर टू पोल्स तक आने वाला लॉ उन पे अप्लाई नहीं हो रहा ना, दूर दूर है वो लोग, समझे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग एल्टीट्यूडनल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एल्टीट्यूड का मतलब ही क्या होता है, हाइट के बारे में। तो लेट्स सी कि एग्जैक्टली हाइट वाला पैटर्न यहाँ पे क्या चल रहा है ना। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एल्टीट्यूडनल। तो वो बेसिकली हाइट की बात करता है सी के मेन लेवल से, यानी कि कितना ज़्यादा ऊपर तक जा रहा है, उस बायोडाइवर्सिटी की बात चल रही है यहाँ पे। अब ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है ना, वो बहुत कम होती है नीचे के एल्टीट्यूड पे, यानी कि जो समुद्र का डीपर साइड होता है ना, वहाँ पे तुम्हें कम स्पीशीज़ मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू तुम जितना ऊपर जाते जाओगे। अब क्यों? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स में ना क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो चेंज हो जाता है, और ड्रास्टिक वेरिएशन जो है उसके वजह से नंबर जो होता है ना इन ऑर्गेनिजम्स का, वो ड्रॉप हो जाता है, बॉटलनेक ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक डायग्राम भी रखा है, जहाँ पे यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कैसे तुमको स्पीशीज एरिया का रिलेशनशिप दिखेगा। ये देखो, ये हो गया तुम लोगों का स्पीशीज का रिचनेस, और ये तुम्हारा एरिया है। जब लॉग स्केल के बारे में बात करें तो वो एक नॉर्मल इंक्रीज है, बट अगर तुम दूसरा देखो तो वो कैसे कर्व में इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले वो कम था, अचानक उसने एक ग्रोथ दिखाई, ठीक है। तो कंसिडर क्या किया जाता है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज है जो कि डायरेक्टली प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उस एरिया के, कि जितने ज़्यादा स्पीशीज उतना बड़ा एरिया, क्योंकि अगर एरिया छोटा रहेगा तो वो इतने सारे स्पीशीज़ को कैसे ऑक्यूपाई कर पाएगा। अब अगर तुम ग्राफ ऑब्जर्व करो तो बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बट इस ग्राफ में जो एस स्पीशीज रिचनेस है, ए एरिया अंडर ये सारा नाम दिया हुआ है, और उसको एक्सप्रेस किया गया है log s इक्वल्स टू log c प्लस z log a। अब जो ग्राफ तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, वो इंडिकेट करता है कि जो बड़े बड़े एरियाज है उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी पाया गया है एज कम्पेयर टू जो छोटे एरियाज है उसमें, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि क्यों स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो देखो अगर स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी नहीं रहा तो जो मेरा स्पीशीज़ का एग्जिस्टेंस है वो कीज हो जाएगा, तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है। अब कम्युनिटी जो है ना वो तभी स्टेबल होती है जब उसका बायोमास प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक कांस्टेंट रहे। अगर कम होने लगा नंबर, इसका मतलब कि वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो ये कब नॉर्मल रहता है, जब उसका नंबर प्रॉपर होता है। अब अगर मैं डेविड टिलमैन के बारे में बात करूं तो उसने ना कुछ फील्ड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे और प्रूफ किया कि जो स्पीशीज़ का रिचनेस होता है ना, वो स्टेबिलिटी में हेल्प नहीं करता इकोलॉजिकल कम्युनिटी में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जो रिच डाइवर्सिटी है उसके वजह से लेसर वेरिएशन दिखने को मिलता है तुमको बायोमास प्रोडक्शन में, ठीक है।
अगर पॉल एलरिच का बात करूँ, वो एक इकोलॉजिस्ट था, स्टैनफोर्ड में पढ़ा हुआ, उसने एक एनालॉजी दिया ये समझाने के लिए कि डाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है ना वो अनस्टेबल हो जाता है, तब वो फूड चेन को अफेक्ट करता है, फूड वेब को अफेक्ट करता है, एनर्जी फ्लो, नेचुरल साइकिल्स को भी। अगर स्पीशीज ही नहीं रहेंगे तो जो मेरा एनर्जी साइकिल है उसमें से स्लैब खाली हो जाएगा। मान लो कि सारे सेकेंडरी कंज्यूमर ही मर गए या हर्बीवोर्स ही मर गए, तो तुम बताओ सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाएगा? अगर सेकेंडरी मर गया तो टर्शरी किसको खाएगा? तो इसीलिए हर स्पीशीज का वहाँ पे एग्जिस्टेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के रीसेंट करंट सिनेरियो के बारे में बात करूं तो 1.5 मिलियन स्पीशीज जो है ना वो डॉक्यूमेंट किए गए हैं एज पर IUCN डेटा 2004, बट अब तक हमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिला है। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जहाँ पे मेजर डाइवर्सिटी तुम्हें देखने मिलती है वो स्टिल लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। व्हाट इफ जब हमने एक्सप्लोर किया हमें और स्पीशीज मिले? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब जब मैं एक फेकम फेकी वाला नंबर लूँ तो उसका एग्जिस्टेंस जो है ना 20 to 50 मिलियन में इतने सारे स्पीशीज़ हैं और इतने वैरायटीज़ बने हुए हैं। ठीक है, बट रोबोट में जो है ना उसने एक कन्विंसिंग स्टेटमेंट एस्टिमेट दिया 7 मिलियन स्पीशीज़ के बारे में। उसने कहा कि ग्लोब के अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब मैं नॉन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूंगी जिसके अंदर तुमको टोटल नॉन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म समझेगा। ठीक है, अब ये देखो, इसके थ्रू ना मेरे को ये समझ आएगा कि इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो ये देखो, ये यू बैक्टीरिया पतला सा स्लैब हो गया, एनिमल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, उससे कम प्लांट्स प्रेजेंट है, उससे कम फंगाई, प्रोटिस्ट एंड यू बैक्टीरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू प्लॉट दिस ग्राफ, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है कि नॉन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बताओ, तो तुम्हें पता रहना चाहिए कि एनिमल्स कितने ज़्यादा है उस कंपेयर टू प्लांट्स कितने कम है, उसके बाद फंगाई और कम और प्रोटिस्ट उससे भी कम। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ओह सॉरी 2 बार डाल दिया, इसको और डिटेल में ठीक है देख लो। अब इसको मैंने ना और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के, ये जो फिशेस वाला एरिया था तो उसमें फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सब आ गए। फिर उसके बाद में फंगाई वाले में फिर क्रूस्टेसेंस, एकाइनोडर्माटा, स्पॉन्जेस, निडेरिया, रोटिफर। फिर ये प्लांट वाले में रोटिफर, फ्लैटवर्म, मोलस्का। फिर ये देख रहे हो ऐसे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो है इस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है, चाहे वो छोटे से अर्थवॉर्म ही क्यों ना हो, सबका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीशीज ऑफ प्लांट्स देखना है तुमको, तो देखो कितना ज़्यादा जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स प्रेजेंट है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है इतना, मॉसेस जो है वो छोटा ग्रीन प्लांट, फर्न्स जो है इतना, और ये कॉनिफर्स है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों को एक एक चीज़ों के बारे में समझते जाना है। अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करूँ इंडिया के, तो इंडिया जो है ना वो एक अच्छे खासे शेयर में बनाता है अपना बायोडाइवर्सिटी, विच इज़ अराउंड 8.1%, और उसके अंदर थ्रू आउट द ग्लोब जो इंडिया है ना उसका 2.4% है टोटल लैंड एरिया का, मतलब पूरे वर्ल्ड का 2.4% जो है ना वो इंडिया का लैंड है। अब हमने अराउंड 45,000 प्लांट स्पीशीज जो है ना उसको डिस्कवर कर लिया है और उसका नंबर जो है वो डबल कर लिया है। ठीक है, अगर हमने मई का एस्टिमेट कंसिडर किया तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो रिकॉर्ड किया जा सकता है सिर्फ 22% उसके नेचुरल वेल्थ से। और ये सिचुएशन जो है ना इसमें टैक्सोनॉमी का स्टडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई वॉन्ट टू नो कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना। अब लॉस हो गया अगर बायोडाइवर्सिटी का, अगर मेरे जो इतना ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी था अगर उसमें कमी आ गई तो क्या होगा? अगर मेरा बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, मान लो कोई भी एक कंपोनेंट फूड चेन का जो है उसमें प्रॉब्लम आया तो मेरा पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो सकता है। अगर मैं पेपर चेकर को ही हटा दूँ, है ना, मान लो अगर मैं पेपर चेकर को ही हटा दूँ उस पर्टिकुलर पार्ट से, तो क्या आगे का पेपर रीचेक मॉडरेट होगा?
नहीं होगा। अगर मैं प्रोड्यूसर्स को ही हटा दूँ, एनालॉगी दे रही थी, अगर मैं प्रोड्यूसर्स को ही हटा दूँ, क्या प्राइमरी कंज्यूमर किसी पे कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसे प्लांट्स ही तो है? तो नहीं, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। तो ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात चल रही है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सटिंक्शन आ जाता है, चीज़ें जो है वो एंडेंजर्ड में चली जाती है। तो अगर तुमने इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ की तो ऐसे ना ऐसे तो तुम्हारे सर पे आता ही है। ठीक है, समझे मेरी बात? एक मिनट खाली, वो लाइट है ना मेरे आँखों पे जा रहा है, जिसके वजह से आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड। मेरी आंखें स्ट्रेस हो गई लिटरली। आई होप तुम लोगों को ये पता है कि ये 15th चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, एंड विद दिस एज प्रॉमिस्ड अक्टूबर ख़त्म होने के पहले आपका पोर्शन मैंने ख़त्म किया। ठीक है, समझे? आगे बढ़ते अब इसके ऊपर ही कि अलग अलग टाइप के एक्सटिंक्शंस हो सकते हैं अगर बायोडाइवर्सिटी मेरी लूज हुई तो, कम हुआ तो। ठीक है, समझे मेरी बात? तो मेरा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो सकता है, गिर सकता है, उसका नंबर कम हो सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा प्रॉब्लम, एक एक करके समझते हैं। तो मेरा हैबिटेट लॉस होगा और जो फ्रेगमेंटेशन है उसका प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, अब हैबिटेट लॉस होने का मतलब क्या होता है? मैं कह रही हूँ आई हैव टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, बट उसके अंदर थोड़ा सा एक्सटिंक्शन हो गया, थोड़े से ऑर्गेनिज्म का, थोड़े से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? मेरा बेसिकली हैबिटेट लॉस हो रहा है। मेरे सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उसमें लॉस आ रहा है, समझो, उसमें कमी आ रहा है। और अगर मेरा एक भी हैबिटेट लॉस हुआ तो वी ऑल नो कि हम एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। जैसे प्रोड्यूसर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाना देते हैं, हर्बीवोरस को खाना देते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर सर्वाइव करता है, सेकेंडरी के ऊपर टर्शरी कंज्यूमर सर्वाइव करता है। तो अगर इसमें से एक भी हैबिटेट लॉस हुआ तो मेरा फूड चेन में प्रॉब्लम आएगा एंड कलेक्टिवली मेरा फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए वी कैन नॉट अफोर्ड हमारे बायोडाइवर्सिटी में थोड़ा भी लॉस। ठीक है, अब देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी हो जाता है। ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक के इमेजेस मैंने निकाले, जैसे डोडो बर्ड, स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। पहले के टाइम पे कितने कबूतर देखने मिलते थे, कितने पिजन्स देखने मिलते थे जब हम बच्चा हुआ करते थे। अब तुम लोग जब बच्चे हो तुमको नहीं दिखते होंगे ये लोग, पिजन्स तो स्पेशली नहीं दिख रहे आजकल। स्पैरोज तो भाई भूल जाओ, क्यों? क्योंकि हमने उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया। हमें लगा यार होने दे, कितना भी तार वार को हमको लगाने दे, इनको थोड़ी कुछ होगा, वी डोंट केयर, है ना। तो ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स का डिफरेंस क्या है कि ह्यूमन को ना अपनी चीज़ें जमा करने की आदत होती है। अगर बारिश का मौसम आने वाला है तो मैं गोडाउन में पहले ही कांदा जमा करके रख लूंगा, होने दे प्राइस ज़्यादा। अगर लॉकडाउन का समय आया है तो मैं पहले से ही सामान खरीद के रख लूंगा, होने दे किसी को भूखा मरने दे। तो एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव दैट टेंडेंसी कि हम सामान जमा करके रख लेते हैं, बट उसके वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। मैंने अगर कांदे को बहुत ज़्यादा जमा करके रखा कि आगे नहीं मिला तो, आगे कॉस्टली हुआ तो, ये सब के चक्कर में, तो उसके वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे अनियन को ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके प्राइजेस जो है वो फालतू में इन्फ्लेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो डोडो बर्ड हो गया, स्टेलर सी का हो गया, पैसेंजर पिजन हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है एक्सटिंक्शन के। क्यों? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ गया, ओवर एक्सप्लॉइट किया गया इनको, इसके वजह से ये लोग एक्सटिंक्ट हो गए। और ये भी एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट थे। अब एलियन स्पीशीज इन्वेजन एग्जैक्टली क्या होता है? तो देखो, जब कोई न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस होता है ना हमारे इकोसिस्टम में, तो वो या तो एक्सीडेंटली पता चलता है, अचानक से हमें मिलता है, या तो कभी कभी हम उसको डिस्कवर करते हैं, सॉरी कभी कभी हम उसको इन्वेंट करते हैं, कभी कभी वो डिस्कवर हो जाता है।
जैसे कि मैंने खच्चर बना दिया, सो बेसिकली आई एम इंट्रोड्यूसिंग द न्यू स्पीशीज। कभी कभी क्या होता है, उसके वजह से जो लोकल स्पीशीज है ना उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है। इस केस में इसको इन्वेजिव स्पीशीज का केस कहा जाता है, जैसे कैरेट ग्रास, लैंटेना, वाटर हायासिन। इंडिया में जैसी अफ्रीकन कैटफिश आई तो उसके वजह से जो मेरा पूरा एक्वाकल्चर है ना उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि आई इंट्रोड्यूस्ड कोई दूसरा स्पीशीज इनटू माय बायोडाइवर्सिटी, इनटू माय इकोसिस्टम। तो जो बाकी जो मछली लोग रह गए उनको कोई खरीद ही नहीं रहा था, बाकी ग्रासेस को कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो उसके वजह से एक स्टीप आया जिसको हम लोग कहते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मतलब मैंने कोई नया ही स्पीशीज इंट्रोड्यूस किया, या तो इन्वेंट किया या तो डिस्कवर किया, और उसने तुम्हारे घर में, ऐसे बोलते हैं ना, उसी थाली में छेद किया, तो वैसे उसने तुम्हारे घर में छेद कर दिया। ये वो बात हो जाती है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने वाली बात। अब एग्जैक्टली को एक्सटिंक्शंस क्या होता है? अब मैं बोल रही हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना कम हो गया था कि अब बचा ही नहीं है। तो अगर मैं को एग्जिस्टेंस बोल रही हूँ तो मतलब कि मैं किसी के साथ कॉम्बाइन कर रही हूँ, कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा समय में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो एक दूसरे से यू कैन से ओरिएंटेड रहते हैं एक ऑब्लिगेटरी वे में। इन केसेस में जो एक वैरायटी है ना उसके लॉस की वजह से दूसरी वैरायटी का लॉस होता है। यानी कि अब अगर फूड चेन है तो उसमें सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो एक अगर उसमें हिला, सपोज एक उसमें हिला तो वो दूसरे वाले के लिए फूड था, तो अगर एक का एक्सटिंक्शन हुआ ना तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। इसीलिए तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म कम होता है तो हमारी रूह कांप जाती है कि कहीं हमारा नंबर ना कम हो जाए, क्योंकि हम एज ए इंसान इज वेरी लालची, हमें फर्क ही नहीं पड़ता लोगों से, है ना। तो अब इन सब केसेस में क्या हो रहा है कि कोई भी एक स्लैब का ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो रहा है तो दैट इज लीडिंग टू एक्सटिंक्शन टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जब कोई भी स्पीशीज टोटली एलिमिनेट हो जाए अर्थ से उसको हम एक्सटिंक्शन कहते हैं, जैसे डायनासोर्स हो गया। और जब ये नंबर ऑफ मेंबर, जो स्पीशीज के नंबर ऑफ मेंबर्स है वो थोड़े कम ज़्यादा होने लगे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना लास्ट स्टेज पे लुक झुक कर रहे हैं, तो वो आपका ऐसा होता है कि भाई अब एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। ठीक है, मतलब दे आर एट रिस्क राइट नाउ। अब अगर मैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करूं, यानी कि IUCN के बारे में बात करूं, तो वो मेंटेन करता है रेड डेटा बुक। अब रेड डेटा बुक जो है ना उसको आप रेड लिस्ट भी बोलते हो, जहाँ पे कंजर्वेशन स्टेटस बताते हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्लांट्स और एनिमल्स है, ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है, इनका नंबर कितना है, कहीं कम तो नहीं हो रहा। क्योंकि कम हुआ तो व्हाट इफ कोएग्जिस्टेंस करके सारे ऑर्गेनिज्म में डिप्लीट आ गया, सारे ऑर्गेनिजम्स गिर गए, तब क्या करेंगे हम। तो इसीलिए IUCN जो है एक रेड बुक जो है वो जाहिर करके रखता है। ठीक है, अब मैं कुछ कैटेगरीज जो इन लोगों ने बनाया उसके बारे में बताना चाहूँगी। एक होता है एक्सटिंक्ट, यानी कि ये स्पीशीज़ जो है ना वो है ही नहीं, या तो उनका रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, जैसे डायनासोर। फिर हो गया एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि एक ऐसा कैटेगरी जिसका स्पीशीज़ मेंबर जो है ना वो अगर तुम उनको बंद करके रखोगे तो ही सरवाइव कर पाएंगे। एक होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, CR, ये एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर्स बाकी हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एक होता है एंडेंजर्ड, यानी कि ड्विंडलिंग टाइप का हो गया, इनका टाइम आ चुका है ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने का, बट स्टिल एनी हाउ वी आर मैनेजिंग इट। ये सबसे स्टार्टिंग वाला रहता है, उसके बाद में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद का लेवल हो जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और सबसे डेंजर लेवल इज एक्सटिंक्शन, कि भाई ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो मेरे दरिए में रहा ही नहीं, दे गॉट एक्सटिंक्टेड। ठीक है, अब एक होता है वल्नरेबल। हम कभी कभी ऐसे कहते हैं ना कि वी आर एट वल्नरेबल प्लेस, तो वैसा ही ये कैटेगरी के अंदर वो स्पीशीज़ आते हैं जो कि बहुत हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे रहते हैं, और उसके वजह से जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है ना वो बहुत कम हो सकता है, मतलब 30-50% से ज़्यादा पॉपुलेशन में स्टीप आ सकता है, तो उसको हम लोग वल्नरेबल वाला चीज़ बोलते हैं। अगर मैं नियर थ्रेटेंड के बारे में बात करूं, यानी कि ऑलमोस्ट ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एंडेंजर्ड के ऊपर आने वाले हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो कम होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि थ्रेटेंड स्पीशीज़ का जो क्राइटेरिया है ना वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है,
बट नॉट कम्प्लीटली। अब मैं लीस्ट कंसर्न के बारे में बात करूंगी। लीस्ट कंसर्न मतलब ठीक है यार, इतना नहीं अगर स्ट्रेस ऑन किया ना इस ऑर्गेनिज्म पे तो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाएगा, उसको हम लोग एलसी कहते हैं, यानी कि लीस्ट कंसर्न। अब अगर मैं डेटा डेफिशिएंट के बारे में बात करूँ, डीडी के बारे में, तो एक ऐसा कंडीशन है जो कि स्पीशीज पे अप्लाइड किया जाता है, जहाँ पे जो अमाउंट अवेलेबल होता है ना, जो अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल होता है वो रिलेटेड रहता है कि उस एक्सटिंक्शन का जो रिस्क कितना है और कहीं ये डेटा लैक तो नहीं कर रहा। फिर नॉट इवेल्युएटेड मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका मैंने इवेल्युएशन ही नहीं किया है कि कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, बेसिकली मैंने देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, दैट इज़ नो इवेल्युएशन। ठीक है। अब अगर मैं बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के बारे में बात करूं, मतलब मुझे प्रिजर्व करके रखना है हमारे बायोडाइवर्सिटी को, तो हाउ डू आई डू दिस? मैं ऐसा क्या करूं कि आई कैन प्रिजर्व इट, आई कैन प्रिवेंट इट, किया क्या जाए? तो भैया कंजर्वेशन करने के लिए हमको नंबर्स पता होने चाहिए, सारे ऑर्गेनिज्म जो है प्रॉपर ग्रुपिंग में होने चाहिए कि तू एंडेंजर्ड है, तू क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या हाल है तेरा, वो सारे चीज़ों के बारे में वी शुड हैव एन आइडिया, एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। अगर हमें प्रॉब्लम पता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस नंबर पे इस एरिया में कम हुआ है, तो हमें वो चीज़ को फिर से रिवर्ट बैक करना ईजी हो जाता है। तो अनलेस एंड अनटिल वी फाइंड अ प्रॉब्लम, हमको सोल्यूशन नहीं मिलता, हमें खुद का प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं ना, बेसिकली हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उसका सोल्यूशन देते हैं, और हम ये ट्राई करते हैं कि कैसे भी हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपलिफ्ट हो पाए, उसका नंबर बढ़ पाए, वो डिक्रीज ना आए, वो कभी एंडेंजर्ड के नाम पे ना आए, एक्सटिंक्ट तो दूर की बात है। तो ये इस तरीके से वी कैन प्रोटेक्ट आर बायोडाइवर्सिटी। अब 3 वाइटल रीजंस होते हैं कि क्यों हमें कंजर्वेशन करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का। एक पहला देख लो, नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन, यानी कि जब बहुत पुराने समय की बात है, जब ह्यूमंस जो है ना वो मटेरियल बेनिफिट्स ले रहे थे बायोडाइवर्सिटी से, तो उस टाइम पे जो रिसोर्सेज थे ना वो बेसिक नीड से डिप्राइव कर रहे थे, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे रेजिन्स, टैनिन्स, परफ्यूम बेस एक्सेट्रा। फिर मेडिसिनल यूज जो था प्लांट्स और एनिमल्स का, वो और बड़ा फैक्टर बन गया। उसके वजह से 25% ग्लोबल मेडिसिन मार्केट जो है उसने ऑक्यूपाई किया था। और आज के टाइम पे जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, कोई भी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ का, वो लिया जाता है। अब बायो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो एक सिस्टमैटिक सर्च होता है न्यू सोर्सेज के डेवलपमेंट का, उस पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड के न्यू सोर्सेज के डेवलपमेंट का, कि क्या जीन्स है उसका, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, कोई और वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट है क्या नेचर में से, ये सारे चीज़ों का मतलब बेसिकली हमें कितना यूज़ आ सकता है, यूटिलिटेरियन यानी कि हमें कितना यूज़ आ सकता है ये ऑर्गेनिज्म, उसके हिसाब से भी हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, पेड़ बचाओ खुद को बचाओ, यानी कि हम अपना फ़ायदा देख रहे हैं। हमें पता है अगर हमने पेड़ नहीं बचाया तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते, वी नो दैट। तो हम बेसिकली इसी कैटेगरी में आ गए ना कि हम लोग उसका यूटिलिटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा होता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन। अब उधर था नैरोली, यानी कि छोटे जगह में कितना इसका यूसेज है, उसके हिसाब से मैं इसको सेव करूंगा। और यहाँ पे आया ब्रॉडली यूटिलिटेरियन प्रोसेस, यानी कि अगर मैं लार्जर इकोसिस्टम की बात करूँ, लार्जर इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँ, ज़्यादा मल्टीपल हैबिटेट्स अगर इंक्लूडेड है उस इन्वायरमेंट के बारे में बात करूँ, तो कौन से ऑर्गेनिज्म मुझे यूटिलाइज होंगे, और जिस तरीके से वो मुझे यूटिलाइज होने वाले हैं उस तरीके से उनका प्रायोरिटी ऑर्डर बैठता है। इनफैक्ट जो रेड पांडास होते हैं या पांडास स्पेशली होते हैं, वो पांडास को बचाने के लिए बहुत हाई बजट होता है बिकॉज दे लुक क्यूट। तो वो हो गया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो यूटिलिटी। लेकिन इनसे हमें क्या हेल्प होगा? अगर हेल्प होगा तो हम अपना जी जान लगा के उनको बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और एक होता है एथिकल रीजंस, कि भाई मैं मोरली और एथिकली चाहता हूँ कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाए, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना अपना इनपुट दे पाए, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये तुम्हारा एथिकल रीज़न हो गया। ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? अरे एक बार क्या हो, तुमको पता ही चल गया होगा स्टोरी, रिकॉर्डिंग चालू था और बंद हो गया था। 2 बार हुआ ये मेरे साथ।
चलो आगे बढ़े। एथिकल रीजन समझा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इक्वल राइट है धरती के ऊपर, तो इक्वली उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। भैया तुम्हारा इकोनॉमिकल यूज हो ना हो, सबको इकोसिस्टम दिया गया, सबके लिए इन्वायरमेंट है। तो उस एथिकल रीजन से वी हैव टू प्रोटेक्ट द आवर बायोडाइवर्सिटी, वी हैव टू प्रोटेक्ट इट बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं मेन टाइप ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बात करूँ बायोडाइवर्सिटी का, तो एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू क्या होता है, ये बहुत अप्रोप्रिएट मेथड होता है कंजर्वेशन का। ये इन सीटू का मतलब इन हो गया ना, मतलब मैं घर के अंदर कंजर्वेशन कर रही हूँ, यानी कि जो स्पीशीज़ जो है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिचनेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है स्पीशीज़ की, मैं उसको प्रिवेंट करूँगी, कंजर्व करूँगी। मतलब जैसे तुम लोगों ने ना चिपकू मूवमेंट के बारे में सुना होगा, खेजाड़ी डिस्ट्रिक्ट का। तो खेजाड़ी डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों ने क्या किया था, जो वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं बिश्नोइस, वो दे स्टार्टेड हगिंग द ट्री, कि तुम्हें अगर काटना है ट्रीज को तो हमें काटने के बाद ही तुम काट सकते हो। ऐसे बोलते हैं ना, हमारी लाश के ऊपर से जाओगे, वैसे ही तुम हमें काटो तो ही जा सकते हो, इवन दो दे कट देम, बट स्टिल ये याद हो गया लोगों को। तो एक इन सीटू कंजर्वेशन होता है, यानी कि मुझे पता है कि मेरा जो सराउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा रिच है इस कल्चर में, तो आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट माई होम, मैं अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लो अगर सपोज मेरे यहाँ पे गंगा है, तो आई विल मेक श्योर कि कोई वहाँ पे कचरा ना डाले, लाइक दैट। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका एक्स-C2, यानी कि जब स्पीशीज़ जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर हो गया, भले वो हमारे एरिया का ना हो, हमारे इकोसिस्टम का ना हो, बट वी केम टू नो कि वो क्रिटिकली एंडेंजर हो गया, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो हम लोग को अलग अलग मेजर्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग क्या बोलते हैं, तकनीक अपनानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि भैया किस तरीके से मैं इनको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। तो इट इज़ आउटसाइड माई होम, मेरे इन्वायरमेंट में ये हो या ना हो, बट मेरे ऑल दो 7 to 8 रीजन्स के वजह से मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगा। तो वो हो गया आपका एक्स-C2। ठीक है, बेसिकली इसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू एक्ट 2002, तो देखो लोग जो है ना वो इतने ज़्यादा दुष्ट है ना कि अगर तुम उनको प्यार से बोलोगे, अरे बाबा पेड़ मत काटो, अरे बाबा आइवरी को ट्रांसपोर्ट मत करो, अरे हंटिंग मत करो, तो दे विल नेवर लिसन टू यू। लेकिन अगर मैंने उसी चीज़ को किसी रूल के साथ प्रेजेंट किया ना तुम्हारे सामने, तो यू विल फील कि अरे दिस इज़ एसेंशियल, ये सही बोल रहा है, जस्ट बिकॉज मैंने उसके साथ बाय गवर्नमेंट के लेटर हेड को जोड़ दिया था, बस इतना डिफरेंस है। तो कभी कभी हम डराने के लिए भी ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि ये पेड़ को मत काटो, ये पेड़ को मत छुओ। क्यों बोला जाता है? कि तुम्हें इतना तो सेंस रहे कि यू आर नॉट सपोज टू किल इट। जैसे कि पीपल का पेड़ बहुत ऑक्सीजन देता है, तो वी वर्शिप दैट ट्री, सो दैट अगर तुमने उसको भगवान मान लिया तो तुम उसको काटोगे नहीं और तुम्हारा ही भला होगा। तो अब इस एक्ट में हुआ क्या, इंडिया ने ना पार्टिसिपेट किया था अर्थ समिट में रियो डी जेनेरियो में, और ये पार्टी जो था वो था इन ऑर्डर कि उसमें बता पाए कि जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो किस स्टेटस पे है। तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए उस पर्टिकुलर सस्टेनेबल मैनेजमेंट को और कंजर्वेशन को कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग एक लॉ पास हुआ जिसको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 कहा गया। अब इसमें होता क्या है, तो प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उनके पार्ट्स हो गए, उनके जेनेटिक मटेरियल हो गया और उनका बायो प्रोड्यूसर्स, ये सारी चीज़ें जो है तुम्हारे बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा 3 टायर सिस्टम है जो कि एस्टेब्लिश किया गया आपके नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने, यानी कि NBA ने नेशनल लेवल पे, यानी कि तुम्हारा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड पे स्टेट लेवल के अकॉर्डिंग, उन लोगों ने भी क्या बताया कि लोकल लेवल पे कैसे इनके यूटिलाइजेशन का अप्रूवल दिया जाए। तुम कितना इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, तुम कितना इसको इन्वेड कर सकते हो, ये सारी चीज़ों का रूल डिफाइन हो गया अकॉर्डिंग टू एक्ट 2002। जैसे ही ये एक्ट डिफाइन हुआ उसके बाद पीपल स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर
उसके बाद तुम्हारे बुक्स में डाला गया, अलग अलग कैंप्स लगाए गए, अलग अलग चीज़ें किया गया, सो दैट यू बिकम अवेयर कि क्या होता है बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ डू वी प्रोटेक्टेड। और जैसे ही तुमने कोई चीज़ के पीछे पनिशमेंट लगा दी ना, तो लोग उस चीज़ को अवॉइड करते, वो चीज़ नहीं करते। और मोस्टली वही हुआ, उनको पता है कि अगर हमने ये किया ना तो हमें पनिशमेंट होगी, जेल भी हो सकती है ना। अभी तो रूल्स आ गए कि बिल्डिंग में इतना % अब गार्डन होना चाहिए, इवन तो वो सारे गार्डन को तोड़ के नकली पेड़ लगा रहे हैं, बट रूल तो पास हुआ। तो वो यही सब चीज़ों की वजह से पास ऑन होता है रूल, ठीक है। डर लगता है भाई बंद ना रहे। अब मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में बात करूंगी। तो मेरे इन्वायरमेंट को क्या क्या इश्यूज हो रहा है, क्या क्या चीज़ें मेरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करके डिग्रेड कर रही है। जैसे मैं सिंथेटिक मटेरियल का यूटिलाइजेशन करूं, या फिर मैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करूं, या फिर मैं कुछ भी अनडिजायर्ड सब्सटेंस अपने इकोस्फीयर में डालूं। मैं गाड़ी चला के आ रही हूँ, मेरा भाई भी कार चला के आ रहा है, मैं भी कार चला के, सब कार चला के जाएंगे, 6 लोग के घर में 6 कारें रहेंगी, बहुत अमीर है हम, हमारी फील्डिंग सेट हो जाएगी अगर हम नहीं कर। तुम इन्वायरमेंट ही खराब कर रहे हो। तुम सिर्फ पैसे से रिच हो गए, तुम्हारा दिमाग रिच नहीं हुआ, क्योंकि तुम ये पैसा लेके किधर जाओगे अगर इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं रहा, है ना। इन्वायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, नहीं तो मतलब ही नहीं है। अब ये देखो, ये कुछ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन है: नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। इस टाइम स्टैम्प पे ये डायग्राम को देख के आई विल गिव यू 2 मिनट्स, तुम्हें लिखना है कि एग्जैक्टली इन पोल्यूशन का मीनिंग क्या है। एक एक लाइन में लिखना है, फिर वी विल डिस्कस, ठीक है। तब वो एक एक लाइन का हम डिस्कशन करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो पोल्यूशन है वो होता कैसे है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड इसके वजह से हमें क्या इफेक्ट आता है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंड हाउ डू वी प्रोटेक्ट इट, ठीक है। आई विल गिव यू शार्प 2 मिनट्स टू कंप्लीट दिस। टाइम स्टैम्प डालो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप डाल रहे हो 50 मिनट्स, एंड ट्राई टू राइट द करेक्ट आंसर। लेट अस सी कि तुम कितना कर पाते हो, ठीक है। चलो, शार्प 2 मिनट्स आई गिव यू, शार्प 2 मिनट्स। One more minute to go. Quick. आई होप ऑलमोस्ट सबका हो चुका है, राइट? चलो फिर, लेट्स कंटिन्यू। क्या डार्क सर्कल्स है ना मेरे को? 4 घंटा आई गेस मैं सो रही हूँ सिर्फ। चलो देखते हैं अब टाइप ऑफ पोल्यूशंस के बारे में, एक एक करके हम सब देखेंगे। जिस्ट देखते हैं। नॉइस पोल्यूशन, यानी कि जब आवाज़ का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ अगर
एज ए पल्यूटेंट एक्ट करती है मेरे इन्वायरमेंट के अंदर, मेरे बायोडाइवर्सिटी के अंदर, तो उसके वजह से पॉल्यूशन होता है। जैसे नॉइज पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव सॉइल पोल्यूशन। जैसे अगर मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बात करूं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो पोल्यूटेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो पोल्यूटेंट के वजह से प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट लीड टू एनी पोल्यूशन। ठीक है, दिस वाज वेरी इजी। अब अगर मैं एयर पोल्यूशन के बारे में बात करूं, उसके इफेक्ट के बारे में बात करूं, तो उससे क्या होगा, मैं जो चीजें रेस्पायर कर रही हूं, जो चीजों का इनहेल कर रही हूं, वही पोल्यूट हो चुका है। तो सबसे पहला कनेक्शन इज नियर माय रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो मेरा रेस्पिरेटरी सरफेस जो है सबसे पहले इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में बार बार इंटरैक्ट करके रेस्पिरेटरी सरफेस की वाट लग जाएगी, और बार बार ना ये एयर क्वालिटी के अल्टरनेशन के वजह से मेरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उस पर इफेक्ट भी आ सकता है। और आजकल ना ऑटोमोबाइल जो है वो हर जगह प्रेजेंट है यार, हर जगह, तुम रिक्शा कह लो, तुम बाइक कह लो, कार, सब जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, और वो मेजर कॉज है हमारे एटमॉस्फेरिक यानी कि एयर पोल्यूशन का। ठीक है, अब कौन से एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो भैया दो टाइप के एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। कौन से, तो एक गैशियस पोल्यूटेंट होगा और आपका एक पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट होगा, यानी कि पार्टिकल के फॉर्म में अगर पोल्यूटेंट प्रेजेंट है तो दैट इज पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट। और भैया अगर गैस के फॉर्म में पोल्यूटेंट प्रेजेंट है तो दैट इज योर गैशियस पोल्यूटेंट। समझे मेरी बात, दैट इज योर गैशियस पोल्यूटेंट। अब अगर मैं पर्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट के बारे में बात करूं तो वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है। अब सॉलिड में कुछ भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर तुम अभी बिना स्कार्फ के गाड़ी चलाने जाओ, तुम्हारे पूरे मुंह पे ना धूल मिट्टी चिपक जाती है। ये जो धूल मिट्टी है वो एक तरीके से सॉलिड पोल्यूटेंट ही है ना, जो कि तुम्हारे एयर क्वालिटी को कम कर रही है, तुम्हारे AQI को डिक्रीज करते जा रही है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का डिफरेंस आने की वजह से मुझे प्रॉब्लम अराइज होता है, जिसकी वजह से मुझे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो सकता है, मेरे को परमानेंट प्रॉब्लम भी अराइज हो सकता है ना। अब अकॉर्डिंग टू CPCB जो मेरा पर्टिकुलर मैटर है ना उसका साइज शुड बी 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे भी कम होना चाहिए, और उसका डायमीटर क्या होना चाहिए, PM 2.5। इसके ऊपर है मतलब वो तो पोल्यूटेंट है एक तरीके से, और दैट विल डेफिनेटली कॉज एयर पोल्यूशन, दैट विल डेफिनेटली कॉज एयर पोल्यूशन। अब अगर मैं गैशियस पोल्यूटेंट के बारे में बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर तुम्हारा सल्फर ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे ना एक तरीके से तुम्हारे गैशियस पोल्यूटेंट्स है। तुमने गाड़ी चलाई, उसका जो भी फ्यूम्स आया दैट इज एक्टिंग एज ए गैशियस पोल्यूटेंट। तुम फ्रिज चालू करके बहुत टाइम तक रुक गए, गैशियस पोल्यूटेंट। तुमने AC चालू किया, गैशियस पोल्यूटेंट। तुम जितनी चीज़ें नई चीज़ों को यूज़ कर रहे हो उसके वजह से पोल्यूशन ही हो रहा है ना। अब तुम लोग को क्लास ना जाना पड़े, इस वजह से हमने लेक्चर ले लिया, पर अगर तुम क्लास जाते तो फिर से पोल्यूशन हो जाता, क्योंकि तुम अलग अलग गाड़ी से जा रहे हो। अब तुम देखो, अगर तुम बस से जा रहे हो तो बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं, अगर बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं मतलब एक ही टाइम का पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अगर सब अलग अलग गाड़ी लेके 50 लोग 50 गाड़ी लेके चले गए तब प्रॉब्लम होगा। आजकल देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक का इफेक्ट्स होने लगा है, घंटों तुम ट्रैफिक में अटके रहोगे। स्पॉटिफाई ने तो अपना बिजनेस बनाया इसके ऊपर, लिटरली वो कहता था ना स्टक इन ट्रैफिक, तो स्पॉटिफाई पे गाना सुन लो। ये ट्रैफिक वैफिक आ क्यों रहा है, क्योंकि व्हीकल्स आर ओमनी प्रेजेंट, हर जगह भैया व्हीकल्स प्रेजेंट है, बट उसके वजह से जो पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं ना दैट इज अनबेरेबल, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि क्या किया जाए, कैसे मैं इसको कंट्रोल करूं, तो कुछ कंट्रोल मेजर्स देखेंगे। तो एक होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब वो ज़्यादातर पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि सूट हो गया, डस्ट हो गया, जो भी इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। इस मेथड में क्या होगा, बहुत हाई वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया जाता है और इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिसके वजह से आयोनाइजेशन रिजल्ट करता है एयर का। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना आयोनाइज्ड एयर में अटैच हो जाते हैं गैशियस या डस्ट पार्टिकल के साथ, जिसके वजह से वो
ऊपर स्टैकअप करने लगते हैं। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आने लगते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। अब होगा क्या, यही पार्टिकल्स जो है ना वो वाइब्रेशन के वजह से, इलेक्ट्रोड्स वाइब्रेट करते हैं तो उसके वजह से वो कलेक्ट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और फिर उसको हम रिजर्वायर में जो है डिस्कार्ड कर देते हैं। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का डायग्राम है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, सो दैट तुम्हें कंफर्टेबल फील हो टेक्स्ट बुक देख के। ठीक है, फिर दूसरा हो गया एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर। इसमें क्या होगा, तो जो आपका एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर है ना उसको यूज करते हैं एयर को क्लीन करने के लिए, चाहे उसके अंदर डस्ट हो चाहे गैस हो। तो कैसे हम लोग ना उसके अंदर ड्राई या वेट पैकिंग मटेरियल को पास करते हैं, उसके वजह से ऐसे गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड वो रिमूव हो सकते हैं। फिर स्क्रबर के अंदर जो एग्जॉस्ट है ना वो पास किया जाता है और उसके थ्रू वाटर ऑफ लाइन का एक स्प्रे मारा जाता है। ये तुम्हारा एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर का डायग्राम है। ठीक है, और अब ये हो गया कैटालिटिक कन्वर्टर्स, यानी कि मैं कैटालिटिक रिएक्शन के थ्रू जो मेरे पोल्यूटेंट्स है आई एम गोइंग टू कन्वर्ट देम। तो जो मोटर व्हीकल्स है ना उनके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर्स ऑलरेडी होता है जो कि अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ करता है। और क्यों करता है वो उसको यूज़, क्योंकि लेड जो होता है ना पेट्रोल में वो इनएक्टिवेट कर देता है कैटलिस्ट को। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं ना वो रिडक्शन ब्लॉक में एंटर करते हैं कोई भी कैटलिस्ट के, जहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए। अब जो मेरा एग्जॉस्ट गैसेस है ना फिर वो एंटर करता है ऑक्सीडेशन ब्लॉक के अंदर, कैटलिस्ट के ऑक्सीडेशन ब्लॉक के अंदर, जहाँ पे मेरे हाइड्रोकार्बन और न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अब जो एग्जॉस्ट है ना वो एग्जिट करता है कन्वर्टर से और वो थोड़ा कम हार्मफुल होता है एज कम्पेयर टू जैसा पहले निकल रहा था। ठीक है, तो इतना डिफरेंस हमने एटलीस्ट लाया। ठीक है, तो दूसरा हो गया कि हम लोग ना व्हीकल्स का जो नंबर है वो कम कर दें। तुम लोगों ने दिल्ली में सुना होगा उन लोगों ने ऑड इवन रखा था, यानी कि जिसका ऑड नंबर में है वो लोग आज गाड़ी पार्क कर सकते हैं, एक इवन नंबर वाले कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा, एटलीस्ट मैंने डिवाइड तो किया, जहाँ पे 20 गाड़ियाँ आ रही थी दिन की वहाँ पे एटलीस्ट 10 गाड़ियाँ आएंगी। मैंने इतना तो डिवाइड किया, इतना तो पोल्यूशन कम किया। तो दिस इज़ बेसिकली तुम्हारा एयर पोल्यूशन को कम करने के कुछ मेजर्स। ठीक है, एयर पोल्यूशन को कम करने की कुछ मेजर्स। अब 1990 में दिल्ली जो है ना वो 4th था अमॉन्ग 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में 4th आया था वो मोस्ट पोल्यूटेड में। उनके यहाँ फॉग नहीं होता, उनके यहाँ स्मॉग होता है। यू कैन नॉट ट्रैवल प्रॉपरली उस स्मॉग में, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं ठंडी के टाइम। और उसके वजह से बहुत सारे मेजर्स लिए गए, दिल्ली गवर्नमेंट ने अलग अलग मेजर लिया वो चीज़ों को देख के। इसके लिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स यानी कि BS जो है वो सेट हुआ कि ये पर्टिकुलर चीज़ कितने तक का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तुम लोगों ने PUC का नाम सुना होगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। तो यू हैव टू मेक अ सर्टिफिकेट कि वेदर तुम्हारा व्हीकल जो है वो PUC है या नहीं। अगर PUC नहीं है तो फिर तुमको करवाना पड़ता है उस पूरे इंजन को क्लीन बिन, और उसके थ्रू तुम्हारा चीज़ों को रिन्यू किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात करूं तो अगर मुझे एक लिमिट से ज़्यादा आवाज़ सुनने को मिल रहा है ना, दैट इज़ माई नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, दैट इज़ नथिंग बट माई नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस जो है ना वो मेरे को फिजियोलॉजिकल और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है कोई भी ह्यूमन बीइंग को। अभी रिसेंटली संडे को मैं शादी में गई थी, थाने में शादी था, तो दे वर ऑल एंजॉइंग, दैट वाज ए क्रिश्चियन वेडिंग। तो तुमको पता है क्रिश्चियन वेडिंग इज़ वेरी फन लविंग वाला वेडिंग। तो वो लोग सब डांस कर रहे हैं ऑल, मतलब बहुत मस्त माहौल था। इवन तो बहुत बारिश हो रही थी, स्टिल ब्राइड और ग्रूम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे। एक सर्कल बना हुआ था, DJ चल रहा था, इट वॉज ऑल फन। द मोमेंट 10 बजा, एंकर जो था ना उसने अलार्म रखा था, जैसे 10 बजा उसने लिटरली सारा म्यूज़िक सिस्टम ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से तुम मैनेज कर सकते हो, तुम्हें फंक्शन करने से कोई नहीं रोक रहा, बट तुम अपने नॉइस के इंटेंसिटी को तो मैनेज कर सकते हो, है ना। तो दैट इज़ हाउ यू प्रिवेंट योर नॉइस पोल्यूशन वाला थिंग। अब उसके देखो, अगर बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, उसकी वजह से मेरे को नींद नहीं आएगी।
अब जब दादी आती थी हमारे यहाँ पे, मतलब दादी और दादा गांव में रहते थे, तो जब दादी आती थी यहाँ पे हमसे मिलने वगैरह के लिए, तो उनको ना बिल्कुल भी, अभी गणपति विसर्जन का टाइम हुआ या फिर दुर्गा पूजा का टाइम हुआ तो आइडल्स आते हैं, है ना, तो उस टाइम पे बैंड बाजा बहुत बजता है, तो उनको ना हार्ट का इशू था, तो शी यूज टू फील कि उनका हार्ट ही बाहर आ जाएगा, दिल भारी हो गया, दिल भारी हो गया, उनको पूरा हाथ एकदम ठंडा वगैरह हो जाता था। और ट्रस्ट में इतने ज़ोर से वो लोग गाना बजाते हैं ना कि पहले हम जब चौल में रहते थे तब का बात बता रही हूँ, लादी फील होता था बज रहा है, दरवाज़ा बजते हुए फील होता था लिटरली। तो ये तो नॉइस पोल्यूशन ही हुआ। इसके वजह से तुम्हारे 2 पल की खुशी की वजह से लोगों की 20 जो पूरा टाइम है आगे का वो खराब कर दोगे, है ना। अब रिडक्शन कैसे किया जाए इस नॉइस पोल्यूशन का, तो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, उसके लेवल में हम कम कर सकते हैं। फिर लॉ प्रोहिबिट किया जाएगा, जैसे कि स्कूल वूल के एरिया में तुम हॉर्न नहीं बजा सकते, हॉस्पिटल के एरिया में यू कैन नॉट ब्लो हॉर्न। तुमने ये देखा भी होगा बोर्ड्स, इवन दो दे फॉलो और नॉट, बट हॉर्न्स बजाना अलाउड नहीं होता। और अगर कुछ किया उन लोगों ने गड़बड़ तो स्ट्रिक्ट उनके ऊपर एक्शंस लिया जाए। अब जो इंडिया का गवर्नमेंट है ना, उसके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि अगेंस्ट है फायर क्रैकर्स के और लाउड स्पीकर्स के। जैसे मैंने आपको बताया, शार्प 10 बजे सबने बंद कर दिया, पटाखे फोड़ना बंद कर दिया। इट वॉज पिच डार्क, मतलब लाइट वाइट चलता, बट स्टिल मतलब वो लोग खुद से गा रहे थे, वो दैट वाज ओके, बट डीजे वीजे कुछ नहीं बजा, मतलब उसकी शादी थी तो भी नहीं बजा। अब जो सुप्रीम कोर्ट है ना इंडिया का, उसने बैन कर दिया लाउड स्पीकर को पब्लिक गैदरिंग पे आफ्टर 10 PM। क्या कहा था मैंने, 10 बजे के बाद बंद हो गया था, एग्जैक्टली तो अगर वो चाहते तो वो लोग कर सकते थे रूल को खराब, बट इवन दो दे आर गेटिंग मैरिड, उनको कोई एक्सक्यूज नहीं देना था अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के इसमें। उनको था कि हम नया लाइफ शुरू करें, इसका मतलब ये थोड़ी कि बाकियों की लाइफ झंड कर दें, है ना, वैसा। अब वाटर पोल्यूशन और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। जब हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं या उसके अंदर डिस्चार्ज फेंकते जाते हैं या फिर हम कचरा कर देते हैं पानी के अंदर। अब जैसे तुम लोग अगर क्या बोलते हैं, वो वाले आइडल्स लो जो आइडल डिजॉल्व नहीं हो रहे, इको फ्रेंडली आइडल्स नहीं ले रहे हो तुम गणपति वेकेशन बोल रही हूँ, गणपति के चतुर्थी के टाइम पे या फिर दुर्गा माता के आने के टाइम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो डिजॉल्व ही नहीं हो रहा। अगर वो डिजॉल्व नहीं होगा तो मेरा जो पूरा वाटर का हैबिटेट है उसमें प्रॉब्लम आएगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा। मतलब जो मेरे एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उन पे भी एडवर्स इफेक्ट होगा। ये भी हो सकता है कि उनका नंबर कम ज़्यादा हो जाए, और अगर उनका नंबर कम ज़्यादा हो गया तो कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा हम लोगों को, है ना। हमारा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करता है फिशेस के ऊपर, और जो सी है ना, सी हो गया, ओशंस हो गया, ये ना इतना ज़्यादा डीप है ना, इसके कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा डीप है ना कि ऐसा कहा जाता है कि 10% ही ओशन अब तक डिस्कवर हुआ है। तो इतना रिच चीज़ को हम लोग नहीं रूइन कर सकते, एंड वाटर हमारा लाइफ होता है। तो ये जो हम अलग अलग तरीके से उसको पोल्यूट कर रहे हैं ना, हम ही रिस्पॉन्सिबल है उसको कंट्रोल करने के। तुमने देखा होगा आजकल जो अलग अलग रिवर्स है, जो सेक्रेड रिवर्स है, उनको क्लीन करने का प्रथा चला है। क्यों? क्योंकि हमने गंदा किया, चाहे तुम्हारे मम्मी पापा ने गंदा किया, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल कि तुम्हारे लिए कोई ये ना बोल पाए कि अरे वो मम्मी पापा ने किया होगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। तो कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मैं क्या फेंक रहा हूँ पानी में, क्या चीज़ें मैं पानी में डाल रहा हूँ, वो मैं चेक करूँगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली गर्ल्स, फ्लश करते टाइम पे पैड्स डाल देते हैं। अब पैड जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता ऐसे, तो उस टाइम पे पूरा टॉयलेट तो चोक होता ही है, साथ में वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाता है। फिर वही उसके पार्टिकुलेट मैटर्स जो है वो धीरे धीरे करते करते हमारा वाटर में चला जाएगा, और वही वाटर में तुम तैर रहे हो, तुम्हारे मछली वछली तैर रही है, वही मछली तुम खा रहे हो। तुम सोचो तुम कितनी वाट लगा रहे हो खुद की ही, उनके वाट से तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद की कितनी वाट लगेगी, है ना। अब देखो, जो मेरा डोमेस्टिक सीवेज हो गया और जो मेरा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो डोमेस्टिक सीवेज जो है ना, वो बहुत कॉमन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। मतलब घर में हम लोग जो खाना बनाते हैं या घर में हम कपड़ा धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, वो सबका जो कचरा आता है वो सबसे कॉमन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का।
ठीक है, सबसे कॉमन सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर को मैं बायोडिग्रेड कर सकती हूँ, बट वो डिकम्पोज जो है वो होने भी लगता है अगर मैंने बैक्टीरिया या कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में उसको रखा, बट कैसे करना है वो मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं कैसे नेचुरल और कल्चरल यूट्रोफिकेशन कर सकती हूँ उसके बारे में देखते हैं। तो नेचुरल यूट्रोफिकेशन जो है वो बेसिकली लेक का जो होता है एजिंग होता है, जिसके मतलब क्यों होता है ये एजिंग, लेक क्यों एज कर रहा है, क्योंकि मेरा जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है वाटर का उसमें थोड़ी कमी आई है, यही पोल्यूटेंट्स वगैरह के वजह से, है ना। अब उसके वजह से मेरा लेक का जो साइज़ है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, कैसे वहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स है, नेचुरल एजिंग हो रहा है क्या लेक्स का, ये सब चीज़ें करने के लिए 1000 साल लग जाते हैं, मतलब यूट्रोफिकेशन के लिए 1000 साल हो जाते हैं। बट पोल्यूटेंट्स जो है हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो डालते जा रहे हैं उसके वजह से ये जो प्रोसेस है ना एजिंग, लेक के एजिंग का, वो बहुत स्पीड अप हो गया है। और ये फिनोमेनन को हम लोग कल्चरल या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी कि जो चीज़ होने में 1000 साल लगते थे वो चीज़ अब धीरे धीरे जल्दी होते जा रही है, क्योंकि हम उसमें पोल्यूटेंट्स ऐड कर रहे हैं। पहले नेचर के वे में चीज़ें होता था, लेकिन हम अब पोल्यूटेंट्स ऐड करने लगे, तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी थोड़ा सा स्पीड अप हो गया। ठीक है, अब हम लोग बायो मैग्निफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि भैया एग्जैक्टली मेरा बायो मैग्निफिकेशन है क्या। तो देखो, कुछ सब्सटेंसेस जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के फॉर्म में, जिसको मैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कर सकती हूँ। वाटर देखो यहाँ पे है, जू प्लैंकटन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश ईटिंग बर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब मैं यहाँ उनका साइज का कंपैरिजन कर रही हूँ। ठीक है, कि कितना साइज डिफरेंस है उनमें। तो ये फिनोमेनन कैसा है बायोमैग्निफिकेशन का, इसके थ्रू जो कुछ पोल्यूटेंट्स है ना वो अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं टिश्यू में और इंक्रीज कर रहे कंसंट्रेशन फूड चेन में, मतलब सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स में वो जाते जा रहे हैं, तो उसको ही मैं बायोमैग्निफिकेशन कहूँगी। समझा, एक एक करके आगे आगे जाते जा रहे फूड चेन में, तो मैं इसको बायोमैग्निफिकेशन कहूँगी, यानी कि मेरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज इज गेटिंग इंक्रीज्ड। ठीक है, अब मैं थर्मल पोल्यूशन के बारे में बात करूंगी। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, थर्मल मतलब हीट। तो आजकल भाई पूरा हम लोग सफ़र करते आ रहे हैं थर्मल पोल्यूशन के बारे में। अब बरसात का ही मौसम इतना लंबा हो गया, मुझे नहीं पता कि तुमको समर का टाइम याद आ रहा है कि नहीं। तो समर सीजन भी एक्सट्रीम हुआ था, बारिश भी देखो ख़त्म नहीं हुआ है अब तक, वैसे ही ठंडी भी एक्सट्रीम होने वाला है इस बार, ट्रस्ट मी। दिस इज़ ऑल ला नीना इफेक्ट। ला नीना इफेक्ट की वजह से जितने तुम्हारे अलग अलग क्लाइमेट्स है ना ये सब एक्सटेंड होने वाले यार, सब, और बहुत ज़्यादा ब्रूटल वे में। ठीक है, तो थर्मल पॉपुलेशन क्या होता है वाटर का, अगर मैं थर्मल पॉपुलेशन का बात करूँ, क्यों होता है, अगर मेरे वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया तब थर्मल पॉल्यूशन होता है वाटर का। अब मेन सोर्स क्या है थर्मल पॉल्यूशन का, तो थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अगर वहाँ पे थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है तो जो उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है वो पानी में डालते वो लोग, टेम्परेचर बढ़ गया, उसके वजह से थर्मल पोल्यूशन हो गया मेरे वाटर में। अब पावर प्लांट जो है ना वो वाटर को यूज़ करते हैं एक कूलेंट की तरह और रिलीज़ करते हैं उसके अंदर हॉट वाटर, वो पानी यूज़ किया और हॉट वाटर डाल दिया। अब जितने ऑर्गेनिज्म जो सेंसिटिव है हीट के टूवर्ड्स वो मर जाते हैं वहाँ पे, और उनका डेड बॉडी वहाँ पे रहता है, जिसके वजह से पानी और गंदा होता है, जिसके वजह से यूट्रोरिफिकेशन जो है उसका प्रोसेस और क्विक हो जाता है। कैसे मैं सीवेज वाटर को रिड्यूस कर सकती हूँ, तो तुम्हें पता है कि डोमेस्टिक वेस्ट जो है ना ये सबसे बड़ा टाइप का वेस्ट होता है, जिसके वजह से मेरे को ज़्यादा पोल्यूशन देखने मिल रहा है। तो मुझे पहले डोमेस्टिक जो मेरा वेस्ट है उसमें वर्क करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग कर देंगे, यानी कि जो जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है वो अलग हो गई और जो जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं वो अलग हो गई। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल है वो डिग्रेड हो जाएंगे, इनसे मिक्स नहीं होंगे और इनको हम रिसाइकल कर देंगे। तो ये पहला तरीका हो गया। फिर कंजर्व अगर करना है मुझे वाटर को या फिर सीवेज के क्रिएशन को, तो इकोसेन जो है ना वो सस्टेनेबल सिस्टम होता है इन सब ह्यूमन एक्सक्रीटा को हैंडल करने के लिए। तो ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स टाइप का सिस्टम होता है, उसके अंदर जो भी तुम पॉटी करते हो वो या वॉशरूम जाते हो वो सब कुछ
उस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल का। अब इकोलॉजिकल सैनिटेशन का बात करो तो वो एक अप्रोच है प्रोविजन के तरफ, एक सेफली रीयूजेबल तरीके के तरफ टुवर्ड्स आर एक्सक्रीटा। उसके वजह से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना उसका काम कम होता है। अब जो इकोसेन टॉयलेट है ना वो क्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर वाटर की ज़रूरत नहीं होती, और अल्टरनेटिव होता है एक पिट की तरफ पहुंचने के लिए। मतलब जहाँ जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ वहाँ पे इकोसेन को यूज़ किया जाता है। और ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है किस चीज़ पे, तो कैसे आई एम एबल टू रिकवर एंड रिसाइकल जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है एक्सक्रीटा में अभी भी उसको, और कैसे मैं उसको वैल्यूएबल रिसोर्स बना पाऊँ एग्रीकल्चर में। अब अगर मैं काउडंग यूज़ कर सकती हूँ अपने मैन्योर को बनाने के लिए, तो वाई कांट आई यूज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा? उसमें भी कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिएंट्स होंगे ही, तो वही न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली कन्वर्ट करके एज ए मैन्योर यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब अगर मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, तो सॉलिड वेस्ट जो है ना वो सब कुछ है जो कि ट्रैश में तुम डाल रहे हो, जो तुम कचरे में डाल रहे हो वो सब कुछ सॉलिड वेस्ट है। अब उसके अंदर घर का वेस्ट होगा, तुम्हारे ऑफिस का वेस्ट होगा, तुम्हारे स्टोर का, तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारे हॉस्पिटल का, सबका वेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अब वेस्ट जो है ना वो कलेक्ट होते हैं और डिस्पोज होते हैं म्यूनसिपैलिटी के इस पे। अब म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो है ना वो जनरली कंसिस्ट करते हैं पेपर, उसके अंदर फूड होता है, प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, मेटल होता है, रबर होता है, लेदर होता है, टेक्सटाइल होता है। अब जब मैं इनको बर्न करती हूँ ना तो इनका वॉल्यूम जो है, ये वेस्ट का वॉल्यूम जो है ना वो कम होता है। जनरली उनको बर्न नहीं किया जाता, ठीक है, उनको कम्प्लीटली बर्न नहीं किया जाता है। अब अगर मैं सैनिटरी लैंडफिल्स के बारे में बात करूँ, तो जो सैनिटरी लैंडफिल्स है ना वो ओपन बर्निंग डंप्स का अल्टरनेटिव है। यहाँ पे वेस्ट जो है ना बहुत नीचे जाके डंप किया जाता है, और लैंडफिल्स जो है ना वो बहुत जल्दी भर जाते हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, इसलिए नीचे डंप करते हैं वो लोग। तो जो अमाउंट ऑफ गार्बेज है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जितने वेस्ट है उनको कैटेगराइज करते हैं हम लोग बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है ना उसको हम लोग डीप पिट्स में डाल देते हैं सो दैट वो मैन्योर में या नेचुरल तरीके से डिग्रेड हो जाए। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको हमको कैसे भी डिस्पोज करना पड़ेगा, प्लास्टिक वास्टिक हो सकता है। अब मेडिकल और ई वेस्ट के बारे में बात करते हैं। अब फॉर एग्जांपल तुमको पता है कम्युनिकेबल टाइप के डिसीज होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं जिसके अंदर पैथोजेंस होते हैं। मैंने तुमको कहा कि तुम HIV वाले पेशेंट का कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, कुछ भी स्पर्म वम उनका नहीं आ सकता, कुछ भी उनका सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन व्हाट इफ़ कि तुम एक अच्छे हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे तुमने इंजेक्शन लगाया, और वो इंजेक्शन जो वो तुमसे पहले किसी एड्स पेशेंट को लगाया था। यू नेवर नो, हो सकता था। तो एग्जैक्टली कैसे इसको प्रोसीड किया जाए? अब जैसे सपोज फिर प्लास्टिक टाइप के सिरिंजेस आ गए, ठीक है, तो प्लास्टिक टाइप की जब सिरिंज आए तो मैंने लिया और मैंने उसको डिस्पोज कर दिया, बट एग्जैक्टली मैं वो डिस्पोज चीज़ को मैनेज कैसे कर रही हूँ, वो भी एक बात होती है। ठीक है, और ये वेस्ट को ना बहुत ज़्यादा केयरफुल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत प्रॉपर डिस्पोजल की ज़रूरत होती है। अब जो इररिपेयरेबल कंप्यूटर्स हो गए या फिर कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, वो उनको हम लोग ई वेस्ट कहते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट मतलब जो जैसे डिसइंफेक्टेंट हो गया, हार्मफुल केमिकल्स हो गए और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको हम ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते कि बाहर फेंक दिया हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल है फेंक दो बाहर, ऐसे नहीं होता। इनको प्रॉपर सैनिटाइज करके डिस्पोज किया जाता है। अब इनको क्या करते हैं, जो हमारे इनसेपरेबल टाइप के वेस्ट है उनको मैं बहुत डीप इनसाइड जाके उनको ऑलमोस्ट जला के डाल देती हूँ, और रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान, इस वेस्ट के रिसाइकलिंग प्रोसेस के दौरान मेटल्स जो हो गए जैसे कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड, इनको रिकवर किया जाता है। ठीक है, और अब अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात करूं तो ये रिस्पॉन्सिबल है अर्थ के सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर की हीटिंग के लिए। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना जो एवरेज टेम्परेचर है ना अर्थ का, वो -18 डिग्री सेल्सियस चला जाता या फिर 15 डिग्री सेल्सियस रहता। बट जो सोलर रेडिएशन है ना वो अर्थ रीच करता है, क्लाउड्स और गैसेस जो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं 1/4 टाइम, और बहुत कम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बट उसमें से जो टोटल आ रहा है उसमें से आधा जो है रेडिएशन
वो अर्थ के सरफेस पे रीच करता है और हीट करता है। अर्थ का सरफेस जो है ना वो फिर से एमिट करता है हीट को इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। फिर ये जो गैसेस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4, इनको ही हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसके वजह से हमारा अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा वार्म के साइड में रहता है। लेकिन मैम अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया तो ज़्यादा वार्म रहेगा। एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर है ना अर्थ के अराउंड, वो एक तरीके से ग्लास वॉल की तरह एक्ट करता है ग्रीन हाउस के लिए। वो एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को सन से और रेडिएट कर देता है अर्थ पे। अब गैसेस जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स। ठीक है, अब इस बर्निंग के वजह से जब मैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करती हूँ, पेट्रोल डीजल को बर्न करती हूँ इंडस्ट्रीज़ में या अपने गाड़ी के थ्रू, एग्रीकल्चर वेस्ट को, या जो मेरा लेवल है ना CO2 का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब अगर मेरा लेवल इंक्रीज़ हुआ तो ये डायग्राम पे थोड़ा गौर फरमाना। अगर मेरा लेवल इंक्रीज़ हुआ तो डायग्राम पे थोड़ा गौर फरमाना। वो देखो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट था जिसकी वजह से नॉर्मल हीटेड टेम्परेचर था, लेकिन जैसे ही मैंने ह्यूमनाइज्ड तरीके से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को बहुत बढ़ा दिया ना, उसके वजह से मुझे प्रॉब्लम आया। मतलब बहुत कम, देखो जब नेचुरल तरीके से ग्रीन हाउस अपना इफेक्ट दिखा रहा है तो ज़्यादा हीट जो है वो स्पेस से बाहर निकल पाता है, लेकिन जब हमने छेड़छाड़ की तो उस मामले में कम अमाउंट ऑफ हीट बाहर जा रहा है। अगर कम अमाउंट ऑफ हीट बाहर जा रहा है मतलब वो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो रह किधर रहा है? अपने अर्थ के अंदर, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। दैट्स इट। तो अगर तुमने यहाँ पे गड़बड़ किया तो तुम्हें और गर्मी लगेगी, जिसकी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है भैया। अब आ गया तुम्हारी बात है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब ग्लोब, वार्मिंग मतलब गर्म होना। तो एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन जब मेरे ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ जाता है तो उसके वजह से मेरा अर्थ जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। और इस राइज इन टेम्परेचर के वजह से अनफेवरेबल चेंजेस होते हैं मेरे इन्वायरमेंट में, जिसके कारण मेरा जो ऑड क्लाइमेटिक कंडीशंस है ना वो दिख के आता है मुझे। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है ना उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है जब मैं फॉसिल्स फ्यूल को प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड वे में यूज़ करूँ। अगर मैं एफिशिएंसी इम्प्रूव करूँ, अपना जो भी चीज़ों को, एनर्जी को मैं यूज़ कर रही हूँ तब। अगर मैं ट्रीज़ का नंबर बढ़ाऊँ तो, क्योंकि वो ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएंगे, तो एक साइड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ भी रहा है तो मेरा ऑक्सीजन उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है, फिर मैं चेक करूँ कि भाई ह्यूमन का जो मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितना है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक्सेल क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके वजह से भी टेम्परेचर रेज हो सकता है। अब जैसे अभी स्टूडियो में मैं अकेली खड़ी, अब मान लो कि मैंने इसके अंदर 10 लोगों को खड़ा कर दिया, डेफिनेटली AC चालू होने के बाद भी मुझे गर्मी लगने लगेगी, क्योंकि वी ऑल आर एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर ये मेरा एक एटमॉस्फेयर है तो मैं यहाँ का ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्टिफिशियल तरीके से, एक तरीके से बोल रही हूँ ना, वो कर रही हूँ। अब ये जो AC है, ये AC ना पहले हीट बाहर फेंक पा रहा था, लेकिन सिंस यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट आर्टिफिशियल तरीके से भर गया तो ये इतना ज़्यादा अब नहीं फेंक पा रहा है बाहर, जिसकी वजह से मुझे गर्मी लग रही है। यही तो होता है तुम्हारे साथ। तो अब ओजोन डिप्लीशन क्या होने लगा? तो ओजोन एक तरीके का ऑक्सीजन होता है, यानी कि O3। अब स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन जो है ना वो फोटो डिसोसिएटेड होता है और जनरेट किया जाता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू। मतलब ओजोन जो है वो O2 में कन्वर्ट होता है, नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो जाता है, फिर उसमें UV रेज आते हैं जिसके वजह से वो O3 बनता है। अब ओजोन लेयर है ना वो एक तरीके से शील्ड की तरह एक्ट करता है हमें हर अनवांटेड रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमने आर्टिफिशियल तरीके से अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ाया, मेरा जो ओजोन लेयर है ना वो डिप्लीट होने लगा, उसको वो धीरे धीरे छेद आ गया। अब मान लो कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और तुम्हारे छतरी के अंदर एक छोटा सा छेद है, तो तुम वहाँ से गीले हो जाओगे। वैसे ही हमने इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किया, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, जिसके वजह से ना समझ लो तुम्हारे छतरी में अब होल हो चुका है और
तुम्हें इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बहुत सारे फलाने ढिकाने रेडिएशन जो है वो इफेक्ट कर सकते हैं। समझे? तो देखो ये जो एब्जॉर्प्शन हो गया मेरे यूवी रेडिएशन का, वो एक यूवी ब्लैंकेट की तरह रहता है और वो प्रोपोर्शनल तरीके से रहता है। जितना ज़्यादा थिक है मेरा ओजोन लेयर उतना ज़्यादा वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। यूवी रेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजूरियस होते हैं अपने को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि अपना डीएनए और जो प्रोटीन है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एब्जॉर्ब करता है उसको बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में, और फिर वो ब्रेक करने लगता है केमिकल बॉन्ड को उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर। जो ओजोन शील्ड है ना वो डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि रेट जो है ना ओजोन का वो कम होते गया है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आया, फ्रिजेस। अब इसके वजह से ओजोन लेयर जो है ना वो बहुत पतला हो चुका है और उसके अंदर होल आ चुके हैं उस पर्टिकुलर ओजोन लेयर में। अब छतरी में होल आ गया मतलब तुम तो भीगोगे भैया, है ना। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो डिफॉरेस्टेशन एक तरीके से कन्वर्जन है फॉरेस्ट एरिया का नॉन फॉरेस्ट एरिया में। मुझे ये पर्टिकुलर एरिया अच्छा लगा, मुझे यहाँ पे मॉल खोलना है। तुमने ना तारक मेहता का एक एपिसोड देखा होगा, उसमें वो लोग बोलने लगे कि इस ग्राउंड के ऊपर हम मॉल खोलेंगे, फिर वो लोग ने बहुत कलेश वलेश किया और तब जाके उनका वो मॉल वाला प्लान जो है वो ड्रॉप हुआ था, है ना। तो एक पूरा प्रॉपर फॉरेस्ट का एरिया है, उसको मैं फॉरेस्ट छाट दूंगी और मैं कुछ नया बनाऊंगी वहाँ पे। इनफैक्ट तुम मैं भी जो रह रहे ना हम डिफॉरेस्टेशन करके ही रह रहे हैं। तो जब मैं डिफॉरेस्टेशन करती हूँ, तुमने ना आजकल केसेस सुने होंगे, चीता वीता घर मतलब घर के बालकनी वालकनी में आ जाता है, ये सब केसेस आजकल बहुत कॉमन है। तुम्हारे घर पे कोई आएगा तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम तो उनका घर तोड़ के अपना घर बनाए हो यार, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? तो कैसे नहीं तुम्हारे घर के यहाँ पे आए? तो यहाँ पे फॉरेस्टेशन नहीं, यहाँ डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं लोग, यानी कि फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, एक फॉरेस्ट एरिया की वाट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट कन्वर्जन किसका? तो फॉरेस्ट एरिया का नॉन फॉरेस्टेड एरिया में। अब ये जो सिनेरियो होता है ना डिफॉरेस्टेशन का, वो बहुत ज़्यादा मेन प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया का। बिगनिंग में 20th सेंचुरी के आसपास फॉरेस्ट जो है ना वो 30% इंडिया को कवर करता था, बट अब सेंचुरी एंड होते होते सिर्फ 19.4% रह गया है, मतलब आधा हो चुका है फॉरेस्ट। अब डिफॉरेस्टेशन जो है ना वो फॉरेस्ट को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन एग्रीकल्चर को जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसके जो क्रॉप्स आते हैं उसको तुम कट करके आगे दे देते हो, है ना, सो दैट वो उनको खाना खिला सके, ग्रोइंग ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसको खाना खिला सके। इसके वजह से इसीलिए तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, ओजोन लेयर की वाट लगेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, फूड डिमांड बढ़ेगा, फूड डिमांड बढ़ेगा तो मुझे फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट किया तो मैं डिफॉरेस्टेशन करूँ, यानी कि रेनफॉल में इफेक्ट आएगा, रेनफॉल में इफेक्ट आएगा तो बाकी सारे सिस्टम में इफेक्ट आ जाएगा। अब ट्रीज जो है ना उनको कट किया गया टिम्बर के लिए, फायरवुड के लिए, या फिर अपने गाय बकरी को रखने के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए भी, फर्नीचर वगैरह के लिए भी, है ना। तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन आया। अब तुम लोग ही बताओ कि मेजर इफेक्ट्स क्या होंगे डिफॉरेस्टेशन के? पेड़ है नहीं तो उसके वजह से जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, क्योंकि कोई मुझे ऑक्सीजन देने वाला नहीं है, हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फेंकने वाले हैं बाहर। एटमॉस्फेयर में बढ़ गया जिसकी वजह से बहुत सारा कार्बन आएगा बायोमास के अंदर लोगों के, और उसके वजह से डिफॉरेस्टेशन और बढ़ेगा। इसके वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम होगी, हैबिटेट लोग जो है वो पूरी ख़राब हो जाएगी, और पूरा तुम्हारा जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है उसको ख़राब कर देता है, कुछ बचता ही नहीं है, फिर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अब अगर मैं केस स्टडी देखूँ लोगों के पार्टिसिपेशन का फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि लोगों ने कैसे इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, तो लास्ट 1731 में किया था। जो मिनिस्टर्स थे ना किंग जोधपुर के, राजस्थान के, उनने सोचा कि मुझे ना यहाँ पे इसी पेड़ से, ये जो खेजाड़ी ट्री है ना, उसी के पेड़ से अपने पूरे राजमहल को सजाना, अलग अलग चीज़ें विजय बनानी है। ठीक है, तो जो अमृता देवी थी, ये अमृता देवी ने बोला कि ये जो नेचर है ना वो हमारा भगवान है, तुम छू के तो दिखाओ, तुम्हारा हाथ काट देंगे। बट करते क्या, उनके पास शस्त्र थे, इनके पास कुछ नहीं था। तो ये गए और इन्हें जाके ट्री को हक किया और बोला कि तुम मुझे काटो फिर ही तुम ट्री को काट सकते हो। तो वो लोगों को ऑर्डर मिला था, और वो लोग राजा पगलू लोग, कि भाई क्या पता एक दो मोती का माला ही निकाल के हमको हाथ में दे दे, इसलिए भाई सोच समझ के काम करते हैं। तो उन लोगों ने ना अमृता देवी के साथ साथ
जब उनकी 2 बेटी भी ट्री को हक करके खड़ी रही, तीनों को मार के वो ट्री को कट किया। लेकिन जब अमृता देवी की मौत हुई, उसके वजह से पूरा खेजाड़ी विलेज जो था वो बहुत रेज में आ गया। सब लोग राजा के पीछे पड़ गए। राजा को पता ही नहीं था कि ये सब हुआ है, कि खून करके वो लकड़ी वकड़ी लाई गई है। तो ये ना बेसिकली कम्युनिटीज होती है, बिश्नोई कम्युनिटी, जो लोग पूजते हैं नेचर को। इसलिए तुमने सलमान खान का भी केस सुना कि उसने ब्लैक डियर मारा था, तो उन लोगों ने क्या बोला बिश्नोई कम्युनिटी ने, तुमको सिर्फ सॉरी बोलना है, बस सॉरी बोलना है, सॉर्ट हो जाएगा। बट ही डिड नॉट से सॉरी। मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं पता, बट तुम लोग को लगता होगा कि क्यों बिश्नोईज को इतना फ़र्क पड़ता है उस ब्लैक डियर से, क्योंकि वो उनका रिलीजन है, उनका कल्चर है, उनके भगवान है वो सब। अगर अपने मूर्ति के ऊपर का कोई माले के ऊपर भी पैर रख दे, हमको कितना बुरा लगता है, तो वो तो उनको पूजते हैं। अब जैसे छठ होके गया, तो छठ के इसमें क्या होता है, हम नेचर को ही पूज रहे हैं, हम सूर्य देवता को पूछ रहे हैं जो कि एनर्जी का बेस है। अगर एनर्जी नहीं आई तो पूरा फूड चेन, पूरा फूड साइकिल खराब हो जाएगा, है ना। तो ये लोग भी नेचर को पूछते थे। और उस टाइम पे सोचो, उस टाइम पे उनमें इतनी हिम्मत थी कि उनको पेड़ बचाना था। आज हम लोग इतना रेड अलर्ट पे है कि भाई पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, ज़िंदगी बचाओ, लेकिन हम लोग वो कर ही नहीं रहे हैं। एंथुजियाज्म का कमी है, क्या कमी है वो तुम जानो, लेकिन नहीं कर रहे। अब जिस स्कूल में मैं पहले पढ़ाती थी, स्कूल पहले, फिर कॉलेज, फिर तुम लोग को वैसा, तो वो स्कूल में क्या किया था पता है, मतलब ना ओपन डे के टाइम पे एक्टिविटीज़ होती थी हर सब्जेक्ट की। तो साइंस का एक्टिविटी था, तो हम लोग ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे, तो स्क्रॉल करते करते ना एक एक्टिविटी मिला था, सीड बॉल का एक्टिविटी। तो व्हाट वी डिड, सीड होता है ना अलग अलग बीज, उस बीज के ऊपर मिट्टी, खाद ये लगा के, वो जो ये होती है ना गेहूं की जो बोरियां होती है, उसके थ्रू उसको बांधा, उसको पानी में डिप किया, फिर से ऊपर एक सॉइल का लेयर लगाया, और वो सारे बॉल्स हमने पेरेंट्स को, उनके बच्चों को दिया था। और जो जहाँ पे स्कूल था ना, वहाँ पे बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, मतलब वो स्कूल का ही पार्ट था, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए करते थे। तो हमने उनको बोला था कि जितना दूर हो सकता है उतना फेंको, और वो सारे आम के पेड़ थे। ट्रस्ट मी, जब आम का सीज़न रहता था ना, तो इतना बड़ा बड़ा आम का पेड़ ऐसे, मतलब आम के साथ ऐसे ऐसे लटकता रहता था। कितने बार तो कैरियाँ तोड़ ली थी हम लोगों ने, मतलब दैट वाज वेरी हैपनिंग प्लेस। फुल बिग शॉट बच्चे लोग आते थे वहाँ पे, फुल बिग शॉट। तो दैट इज़ हाउ दे यूज टू कंजर्व। मतलब उनका यही एम था कि अगर हम यहाँ पे हैं तो आई विल मेक श्योर कि मैं इतने पेड़ लगाऊँ कि एटलीस्ट इस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इम्प्रूव हो पाए। उनका एम है कि हर जगह पेड़ लगा दें। अब लेट्स सी, स्टिल कांटेक्ट में रहना पड़ता है। अच्छा लगता है जान के कि कोई इतना एनवायरनमेंट के लिए सोच रहा है ना। अब क्या है एग्जैक्टली मिशन हरित महाराष्ट्र, वो देखते हैं। ठीक है, बस 1 मिनट रुक जाओ, लाइट को करना था। ठीक है, तो देखते हैं मिशन हरित महाराष्ट्र। तो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसमें 50 करोड़ ट्री 4 साल में लगाने हैं, और ये गवर्नमेंट ने बीड़ा लिया हुआ है 2016 में। अब इस प्रोजेक्ट के अंडर ईयरली टारगेट जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट को दिया हुआ है कि इतने पेड़ तुमको लगाना ही है। और जो प्लांटेशन ड्राइव है ना, वो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर हो रही है, जिसमें एम किया गया है कि 33% फॉरेस्ट जो है फिर से लाए हम कंट्री में। अब 24 आवर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है 1926, जिसको हेलो फॉरेस्ट कहा जाता है, उस टोल फ्री नंबर का नाम है। और उसको सेटअप किया गया है सो दैट वी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन, प्रोटेक्शन, या फिर मास अवेयरनेस। ठीक है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड। अब जो मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसने क्रिएट किया है मोबाइल एप्लीकेशन जिसको हम कहते हैं माई प्लांट्स, जिसमें तुम रिकॉर्ड कर सकते हो कि तुमने कितने प्लांटेशन किए, जैसे कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़, कौन से लोकेशन में तुमने प्लांटेशन किया। 2017 में 5.17 करोड़ और 2018 में 15.17 करोड़ प्लांटेशन काउंट हुआ, जो कि अचीव किया गया। अब 2019 में गवर्नमेंट ने 33 करोड़ जो सैपलिंग्स है उसको प्लांट किया, और ये अंडमान पे हम लोगों ने बेसिकली प्लांट किया। जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि जापानीज मियावाकी मेथड जो है प्लांटेशन का, वो अप्लाई करेंगे। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वो सक्सेसफुल हुए ये सारी चीज़ों को करने के लिए।
ये औरंगाबाद हो गया, बीड हो गया, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग कंप्लीट कर पाए। उनका मेन टारगेट यही है कि 33% एरिया कवर हो पाए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी के साथ, जैसे हाउ विल यू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। तुमको डिफाइन करना है जेनेटिक डाइवर्सिटी, टाइम स्टैम्प पे लिखते जाना है। अभी डिस्क्राइब करना है कैटेगरीज विच इज मेड बाय IUCN फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज। यू हैव टू राइट a short note on air pollution. You have to write greenhouse effect is boon or ban. मतलब ये अच्छी बात है या बुरी बात है, श्राप है या क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद है। ओपिनियन देना है। गिव एन अकाउंट ऑन डिफॉरेस्टेशन, सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस सीवेज वाटर। एक बार बता देती हूँ, बायोडाइवर्सिटी में क्या डिफाइन करोगे कि वेरिएशंस कितने एग्जिस्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो द वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। मैंने इजी एक्सप्लेनेशन दे दिया। फिर है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो द वेरिएशन ऑब्जर्व्ड in two genes, in two genus of a particular organism is called as genetic diversity. Easy. Describe करो category which is made by IUCN for the protection of species. तो IUCN के अंदर हमने क्या क्या देखा था, endangered species, critically endangered species, फिर उसके बाद में not defined, not evaluated, फिर extincted, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एयर पोल्यूशन। तो पहले एयर पोल्यूशन को डिफाइन करोगे। एयर पोल्यूशन is polluting the air with the pollutants which is either solid, liquid or in gaseous form, या फिर लिख सकते हो which is in particulate or in gaseous form। ठीक है, now the pollutants which are affecting the air quality index of the environment is causing the air pollution in that particular area। उस पर्टिकुलर एरिया में वही एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यू हैव टू थिंक कि भैया इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो तुम लोग बता सकते हो कि एयर पोल्यूशन जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वगैरह दे देता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से मेरा जो प्रोलॉन्ग्ड खांसी है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगा। कुछ भी हो सकता है, मेरे को ब्रोंकाइटिस हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये सब की वजह से, पार्टिकुलेट मैटर की वजह से। फिर तुम बता दो हाउ विल यू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो तुम बता सकते हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को तुम थोड़ा सा कंट्रोल करोगे, मैनेज करोगे। तुम ये बोल सकते हो कि तुम ट्रीज़ को ज़्यादा प्लांट करोगे, तुम रेगुलेट करोगे दोनों का नंबर। दैट इज़ हाउ यू कैन से। फिर बोला ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ बून और बेन, गिव योर ओपिनियन। तो देखो तुम लोग बोलोगे कि इन माई ओपिनियन ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ बून, दैट इज़ माई ओपिनियन। तुम बेन के लिए भी बोल सकते हो, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट is giving us the heat which is and the heat energy which is required in order to survive in the Earth's atmosphere. But sometimes it acts as a bane because due to the increasing pollution and population, the level of carbon dioxide is continuously increasing. Due to that, the amount of carbon dioxide peaks up, it hikes up, it spikes up, and it is all affecting all the nature. ऐसे टाइप का तुम बोल सकते हो। गिव एन अकाउंट ऑन डिफॉरेस्टेशन। तो तुम बोल सकते हो डिफॉरेस्टेशन इज कन्वर्टिंग द फॉरेस्ट एरिया इनटू अ नॉन फॉरेस्ट एरिया। फिर why do we do that? Because we are converting the forest area into an agricultural land. Since we have higher number of population, in order to meet their food demands, we have to do this. But when we do deforestation, the greenhouse effect increases. Due to the increase in greenhouse effect, there is global warming. When the temperature of the globe increases, there is a depletion of ozone layer, due to which all the infrared radiation will peep inside the atmosphere and will affect us. And UV radiations are really harmful for us. क्यों harmful है वो? क्योंकि हमारे अंदर के जो DNA है, जो प्रोटीन्स है, वो डीनेचर होने लगते हैं उसके अंदर। ठीक है, सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस सीवेज वाटर। तो सीवेज वाटर को रिड्यूस करने के लिए हमें डोमेस्टिक वेस्ट को रिड्यूस करना है, हमें ह्यूमन एक्सक्रीटा को इकोफैन टाइप के तरीके से रिड्यूस करना है, हमको एज ए मैन्योर यूज़ करना है। हमें 3 कैटेगरी में हमारे कचरों को डिवाइड करना है, बायोडिग्रेडेबल, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल और तुम्हारा रिसाइक्लेबल, है ना। इस तरीके से यू कैन ईजीली गिव द आंसर्स। लेकिन मुझे डिटेल में चाहिए, हर एक क्वेश्चंस लिखना है एंड उसका डिटेल में यू हैव टू गिव द आंसर। ओके, नाउ विद दिस आई होप आपको चैप्टर एकदम अच्छे से समझा हो। ये चैप्टर
ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था और ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। एंड आई एम श्योर एंड आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों को ये चैप्टर एकदम अच्छे से समझाओ। कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। मतलब तुम लोग को अगर बेसिक पोल्यूशन वगैरह आ गया, पॉपुलेशन वगैरह आ गया, ये सब चीज़ें पता है ना, तो यू कैन ईजीली डू दिस चैप्टर। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो विद दिस नोट यही रहेगा कि इंसान बनो। डॉक्टर, इंजीनियर सब बनने से पहले इंसान बनना ज़रूरी है। तुम कैसे इन्वायरमेंट को रख रहे हो वैसे इन्वायरमेंट तुम्हें रखेगा। अगले साल भी दिवाली में बारिश ही करना है या फिर हैप्पी हैप्पी दिवाली चाहिए या फिर और इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना है? मैम अकेले हमारे करने से कैसे होगा? तो अगर ऐसे सब बोलने लगे, सब ने छोड़ ही दिया करना, तो सोचो ना किसी से कुछ नहीं होगा और हम लोग कितना कितना ज़्यादा डिग्रेड हो जाएंगे, हमारी तो वाटी लग जाएगी। इसलिए जब हमें चेंज लाना होता है ना वर्ल्ड में, तो हमें घर से शुरुआत करनी पड़ती है। तुम्हें सबसे पहले अपने घर में देखना है कि क्या तुम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग रख रहे हो। जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में भी एक ऐसा चैप्टर, एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में एक ऐसा चैप्टर था जिसमें बोला था कि ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट को अलग अलग रखना है, तो उस टाइम पे ही मैंने मम्मी को बोला कि 2 अलग अलग डिब्बे में रखेंगे और जो घंटा गाड़ी आएगा ना उसको हम लोग 2 अलग अलग सेक्शन में डालेंगे। तो एक ग्रीन बैग और एक रेड बैग आता था उसमें, तो हम उसमें डालते थे। तो अगर तुम्हें चेंज लाना पूरे जगह पे, पूरे ग्लोब में, तुम बोल रहे हो कि यार बहुत गर्मी हो रही है, बहुत पोल्यूशन है, कितना पॉपुलेशन है, तो ये सारी चीज़ों का शुरुआत तुम्हें घर से करना पड़ेगा। यू कैन नॉट से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जब तुम्हारे खुद के घर में 6-6 बच्चे हों, यू कांट से दैट। इसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब वालों को स्पेशली बोला है 2 बच्चों के ऊपर अगर हुआ तो यू कैन नॉट सर्व अस। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो लोग पागल है लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए, ट्रस्ट मी, क्योंकि बैठ के बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ डेफिनेटली क्लियर करना इज वे टू टफ, लेकिन एक जॉब सिक्योरिटी होती है। तो इसके वजह से लोगों ने, गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि अगर मैंने इन गवर्नमेंट जॉब वालों को भी बोल दिया एटलीस्ट कि तुम 2 बच्चों के ऊपर नहीं कर सकते, तो उतना तो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन ज़्यादा होगा। हम पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि हमको तो खाना खिलाना है, तो पेड़ काटने के वजह से हमारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ते जाएगा, ओजोन लेयर ख़राब होते जाएगा, उसमें छेद आ जाएंगे और हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। सारे टाइप के तुमको पोल्यूशन समझ चुके हैं, कैसे तुमको प्रोटेक्ट करना है वो। अभी के टाइम स्टैम्प पे तुम मुझे ये बताओगे कि तुम्हारा पढ़ के कितना हो चुका है। आज के लेक्चर में हमने 15 के 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, लेकिन हम मेरा कंप्लीट हुआ, तुम्हारा हुआ है क्या ये बताओ। बाय द वे तुम लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट में तुम लोगों के लिए कुछ तो स्पेशल आने वाला है नवंबर के मंथ में। मैं मेरे साइड से तुम लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाने वाली हूँ, ये सरप्राइज़ नहीं, ये मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। और तुमको हर वीकली वाइज जो कम्युनिटी पोस्ट आता है ना वो चेक करना है। जैसे मैंने स्केड्यूल बता दिया है कि आज के दिन फॉर एग्जांपल 29th है, तो 29th को ये वाला चैप्टर आएगा, 30 को ये आएगा, 31 को ये आएगा। तो ऐसे ना मैंने वीकली स्केड्यूल दे दिया आप लोगों को, ठीक है। वो स्केड्यूल अगर आप फॉलो करते चलोगे तो आपका सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ में पूरे चैप्टर सब प्लेलिस्ट के अंदर भी डल जाएंगे। आज का चैप्टर लास्ट था, प्लेलिस्ट में चैप्टर चला जाएगा। वो चैप्टर जैसे ही आपका चला गया प्लेलिस्ट में, वो प्लेलिस्ट को सेव कर लो और वही देखते जाओ। और पूरा 15 दिन में भी तुम ये 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो अगर बैठ गए मन चित मार के। किसकी देरी है यार, अब तो शुरू करो। एवरेज रहना है क्या? अगर एवरेज रहना है तो ऐसे ही चलते रहने दो, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है ना तो शुरू करो यार, शुरू करो, नहीं तो अटक के रह जाओगे। मेक श्योर आप प्लेलिस्ट सेव कर रहे हो, सारे चैप्टर्स उसके अंदर है। इस टाइम स्टैम्प पे तुम बताओगे कि तुम क्या एकेडमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। कल के कल तुम्हारे लिए वीडियो लेके आऊँगी मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम तुम्हारा प्रॉब्लम बताओ, तुम्हारी मेंटर सामने खड़ी है, डोंट वरी अबाउट दैट। दीदी हूँ यार तुम्हारी, टीचर थोड़ी हूँ। अपनी दीदी को कैसे सब बताते हो तो मुझे नहीं बता सकते? जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ, ठीक है। विद दिस नोट लेट्स एंड दिस लेक्चर, बाय बाय।